आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो के साथ मैं अशोक कुमार। और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के इतिहास के अंदर चैप्टर 2 को संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। तो इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, प्रारंभ से जो तुर्क आक्रमण, अरब आक्रमण आदि हुए, वहाँ से दिल्ली सल्तनत की स्थापना, उसके प्रमुख शासक, प्रशासन, फिर मुग़ल कालीन जो भारत है उसके भी मुग़ल साम्राज्य, उसके प्रमुख शासन, प्रशासनिक व्यवस्था, फिर जो राजस्थान के प्रमुख जो गौरवशाली जो व्यक्तित्व हुए, जैसे महाराणा प्रताप, राव सेखा, अमर सिंह राठौड़ है, रावचंद्र सेन है आदि, इनके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद में मराठा साम्राज्य के बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद में सिख धर्म का प्रादुर्भाव, उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये सारा कुछ अध्ययन हम इस अध्याय के अंदर करेंगे। इससे पहले मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन प्रदान करें और आप अच्छे कमेंट करते रहें। इसके लिए मैं आपको एक कमेंट आपके सामने रखूँगा। ये देखिए जी, आपके सामने कमेंट है, शहजाद मोहम्मद ने किया है, बहुत ही अच्छा। तो इस तरीके के कमेंट से भी हमें मोटिवेशन मिलता है। एक बात आप सभी ध्यान से रखो कि इसमें चैनल सब्सक्राइब करने में कोई न ज़्यादा समय लगता है, न ज़्यादा खर्च आता है, न वीडियो को लाइक करने में। और आपकी इच्छा हो तो इस तरीके के कमेंट करके आप हमारा मनोबल भी बढ़ा सकते हो, ताकि आपके लिए और हमारे लिए दोनों जितना देखो मोटिवेशन होगा किसी के लिए, उतना ही वीडियो अच्छी तरीके से बनेगा और ज़्यादा समय से और ज़्यादा मैटर पर आपको कलेक्ट होगा। इन्होंने बहुत ही अच्छा सा वीडियो बनाया, कमेंट किया है और हृदय से इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। मैंने रिप्लाई कमेंट भी इसके अंदर दिया, थैंक्स। तो आप सबसे भी ऐसी आशा है और कोई ज़्यादा नहीं। देखो, सिर्फ मन का ही फेयर होता है। मन के अंदर न जाने किस टाइप की नेगेटिविटी आ जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, अपना काम निकाल के चल पड़ते। देखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और चैनल सब्सक्राइब कर देते हो, वीडियो को लाइक कर देते हो, तो उससे भी कोई आपका नुकसान नहीं हो जाता। सिर्फ ये बात मोटिवेशन की है ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएँ। और जो इन्होंने लिखा है कि जो ग्रेट वर्क फॉर इट एज स्टूडेंट, तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए मैंने कुछ वीडियोस, जैसे कुछ 1-2 वीडियोस मैंने नोट्स वाले भी अपलोड कर रखे हैं, जिसमें कक्षा 7 के, 6 के और 9 के मिलाकर के मैंने अपलोड किए हैं, वो भी अच्छे हैं। और कक्षा 12 के जो इतिहास के वीडियो, वो भी इसके लिए अच्छे हैं। और जो कक्षा 10 के अभी मैं कर रहा हूँ, जिसमें अध्याय 1 के संपूर्ण वीडियो अपलोड हो चुके हैं और अध्याय 2 को आज हम प्रारंभ करेंगे। और ऐसे इतिहास के संपूर्ण वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। और इसके बाद में मैं कक्षा 9 इतिहास के वीडियो भी अपलोड करूंगा। तो आप मेरे साथ इसी तरीके से अपना प्रेम बनाए रखें और जुड़े रहें, ताकि आपकी तैयारी भी अच्छी तरीके से हो जाए और काफ़ी कुछ मैटर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हुए अब हम इस सेक्शन को क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। तो भारत में लगातार विदेशी आक्रामकताओं ने आक्रमण किए, यानी भारत प्रारंभ से ही विदेशी आक्रमणों का शिकार रहा। देखो, एक बात आपको मैं एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाहूँगा कि जैसे 2 पेड़, एक आम का पेड़ है जिस पर अच्छे रसीले आम लगे हैं और दूसरा पास में बबूल का पेड़ है जिस पर क्या है, कांटे लगे हैं। तो आप क्या करोगे, पत्थर किस पर मारोगे? हमेशा पत्थर आम के पेड़ पर, यानी जहाँ से कुछ हासिल होना है वहीं उसी पर आप पत्थर मारोगे। बबूल यानी जो कांटे वाले, तो व्यक्ति होता क्या है, जिसके पास कुछ खजाना होता है उसी पर। तो वैसे ही भारत प्रारंभ में जो अपने पिछला अध्याय पढ़ा था उसके अनुसार आपको पता चल चुका होगा कि भारत अपने जो विदेशी व्यापार के कारण और कुछ जैसे मौर्य साम्राज्य, फिर गुप्त साम्राज्य और उसके बाद में जैसे कुषाण, जो कनिष्क का योगदान, इन सब के कारण भारत विदेशी व्यापार में, एक तरफा व्यापार के कारण आर्थिक दृष्टि से भारत समृद्ध हो चुका था। और विश्व का जो सोने चांदी हीरे ज्वारात, उनका जो जमा भारत के अंदर हो चुका था। इस कारण जितने भी विदेशी थे उन सब की ललचाई नज़रें भारत के ऊपर थी। चाहे ईरानी आए, यूनानी आए, चाहे वो शक आए, चाहे कुषाण, चाहे कितनी भी जातियां भारत के अंदर आई, वो सब भी इसी धन के लालच के अंदर आए। वही सिकंदर का आक्रमण हो, अब उसी क्रम के अंदर सिकंदर के बाद में
फिर जितने भी आक्रमण हुए उनको हमने देखा। अब इसमें देखेंगे आगे अरब आक्रमण, फिर तुर्क आक्रमण, इन सब का हम बारे में देखेंगे। तो भारतीयों ने इन आक्रमणों का वीरतापूर्वक सामना किया और भारतीयों ने मुस्लिम, अरबी और मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित करके खदेड़ दिया था। यानी इसमें बहुत ही भारतीयों ने प्रतिरोध किया, जितना विश्व के किसी और देश ने नहीं किया था। वैसे भारतीयों ने इन अरबों तुर्कों के आक्रमण का बहुत ही लंबा, दृढ़ और सफल मुकाबला किया, जितना अन्य किसी ने उस समय विश्व के अंदर नहीं किया था। एशिया, अफ्रीका, यूरोप के आगे देखो, उन सब ने इन अरबों के आक्रमण के सामने क्या कर दिए थे, घुटने टेक दिए थे। थोड़ा इसका मैं बैकग्राउंड भी आपको बता दूं। जैसे अरबों के आक्रमण, जो सबसे पहले अरबों ने सीरिया पर आक्रमण किया और 1 वर्ष के अंदर ही सीरिया ने, यानी जो राजधानी थी सीरिया की दमिश्क, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। और इराक ने तो बिना युद्ध किए हुए ही आत्मसमर्पण कर दिया। वैसे कैसिडिया भी 5 वर्षों के अंदर ही अरबों के अधिकार के अंदर आ गया था। और वैसे ही अरबों ने स्पेन पर भी क्या कर दिया, अधिकार। लेकिन अरब भारत की सीमा तक कब आ गए थे, 643 ईस्वी के आसपास अरब भारत की सीमा तक आ गए और अकेले सिंध ने लगभग 75 वर्ष तक इन अरबों का क्या किया, मुकाबला किया था, उन्हें आगे नहीं आने दिया। अब देखो खलीफा उमर के समय, ये दूसरा खलीफा था के समय 636 ईस्वी यानी 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद की मृत्यु हुई थी। उसके बाद में ये द्वितीय खलीफा बने थे, खलीफा उमर। इसके समय अरबों का पहला समुद्री आक्रमण ठाणे पर हुआ। ठाणे, मुंबई जो महाराष्ट्र है, वहाँ पर अरबों का पहला आक्रमण 636 ईस्वी के अंदर हुआ। लेकिन इसमें अरबों को सफलता नहीं मिली, अरबों की बुरी तरीके से पराजय हुई थी। इसके बाद भी जो खलीफा, अगला खलीफा जो उमैद वंश का खलीफा था अब्दुल्ला, इसके नेतृत्व में भी सेनाएं किरमान, सिस्तान और मकरान पर अधिकार करते हुए वहाँ से आगे बढ़ी थी। एक किताब है, किताब फुतू, किताब फुतू अल बुल्दान, जिसकी रचना बिला दूरी ने की थी। इसके लेखक थे बिला दूरी। इसमें उल्लेख मिलता है कि अरबों का यह अभियान क्या रहा था, विफल रहा था। यानी जो अरबों ने मुंबई पर आक्रमण किया था, या कह सकते हैं हम ठाणे पर आक्रमण किया था, यह अरब आक्रमण क्या हुआ, असफल। इसके बाद अरबों ने बड़वास किसका नाम है, भड़ोस, गुजरात के अंदर, इसके बंदरगाह पर आक्रमण किया। यह आक्रमण भी क्या हुआ, असफल रहा। इसके बाद सिंध के जो डेबाल बंदरगाह है, जिसे देवल भी कहते हैं, इस पर अरबों का आक्रमण हुआ। लेकिन यह आक्रमण भी क्या हुए, अरबों के सारे आक्रमण असफल रहे। यानी इसमें अरबों को बुरी तरीके से पराजित होना पड़ा, जिसमें सचनामा अली कुफी द्वारा रचित इसमें उल्लेख मिलता है कि डेबाल के संघर्ष में अरब सेना का नायक जो मुदाही रहा वो पराजित हुआ और इस युद्ध में हुआ क्या हुआ, मारा गया था। इसके बाद में मैंने आपको बताया था जैसे अरबों ने किरमान, सिस्तान, मकरान इस पर अधिकार किया। ये जो उमैद वंश का खलीफा था अब्दुल्ला, इसके नेतृत्व में यहाँ पर आक्रमण हुआ। लेकिन इसके बाद में खलीफा जो अब्दुल्ला था, इससे आगे बढ़ने की अनुमति उसने नहीं दी थी। इसके कारण अरबी आक्रमण यहीं पर जो सिमट कर रह गया था। इसके बाद की जो घटनाक्रम है, उसके समय कुछ अरबों के हालांकि प्रारंभिक असफलता मिली और उसके बाद में जो हजाज बने, जो इराक का जो गवर्नर था हजाज, उसने एक जो युवा व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम, उसके नेतृत्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा, जिसने प्रारंभ में देवल पर आक्रमण किया। काफ़ी प्रतिरोध के बाद में एक देशद्रोही की मदद से जो देवल पर अधिकार किया और देवल के मंदिर को लूटा गया और वहां से विपुल खजाना प्राप्त हुआ। और उसके बाद में अन्य क्षेत्रों को लूटता हुआ ये आगे बढ़ा और 20 जून 712 ईस्वी को मोहम्मद बिन कासिम का जो सिंध का दाहिर राजा था दाहिर, उसके साथ में भयंकर संघर्ष हुआ। भारतीय अपने देखो जितने भी ये तुर्क आक्रमण अभी होंगे, अरब और तुर्क, ये अपने साथ में अधिक ये घोड़ों पर यानी अश्व सेना को महत्व देते थे, उसके ऊपर इस, जबकि भारतीयों के अंदर क्या होता था, हाथी सेना होती थी और पैदल सेना होती थी। तो संयोग वंश यहाँ देखो इनका किस्मत भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा था और भारतीयों का किस्मत भी खराब था। एक तीर हाथी पर सवार राजा दाहिर के सीने में लगा और राजा इसकी मृत्यु से क्या हुआ, इस सेना के अंदर भगदड़ मच गई और जो बाजी इनके हाथ लग रही थी वो बाजी किसके, मोहम्मद बिन कासिम के हाथ लगी। इसकी मृत्यु के बाद राजकुमार जेसिया ने और साम्राज्य की रानी बाई, इसकी 2 रानी थी, एक तो रानी बाई एक और लाडो, ये किले की रक्षा के लिए डटे रहे। लेकिन अनंत इन्हें भी क्या हुआ, विवश होना पड़ा और वहाँ से हटना पड़ा।
और इसके बाद में यहाँ पर जो रानी बाई, इसको क्या करना पड़ा, यहाँ इसने अपने सामान की रक्षा के लिए इसको जौहर करनी पड़ी। इसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मणाबाद की ओर आगे बढ़ा था और ब्राह्मणाबाद में फिर इसका संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में मोहम्मद बिन कासिम के हाथ में इसकी जो दाहिर सेन की दूसरी रानी थी लाडो और 2 पुत्रियाँ सूर्यदेव और परमल देवी उसके हाथ में लग गई। बाद में मुल्तान पर विजय प्राप्त की और मुल्तान से इतना खजाना मिला कि इसका नाम ही बदलकर इसने मोहम्मद बिन कासिम ने स्वर्ण नगर रख दिया। तो ये था अरब आक्रमण के बारे में। और इस अरब आक्रमण के बारे में फिर अब हम प्रारंभ करेंगे, जैसे तुर्कों के आक्रमण प्रारंभ हो जाएंगे, यानी मोहम्मद गजनवी के बारे में देखेंगे। तो मोहम्मद गजनवी जो इसका भी भारत पर आक्रमण हुआ, इसने जो गुजरात पर भी आक्रमण किया और ये पराजित होकर वहाँ से भागा। तो इस मोहम्मद गजनवी के साथ में जो कश्मीर का जो शाही वंश का शासक जयपाल और आनंदपाल, इन्होंने भी बहुत ही कड़ा संघर्ष इनके साथ में इनको करना पड़ा। जयपाल ने गजनी पर पहले ही खतरा भांपा, वहाँ पर आक्रमण किया, लेकिन देखो किस्मत हमेशा भारतीयों की यहाँ खराब रही और मौसम ऐसा आया कि जयपाल की अधिकतर सेना क्या हो गई, नष्ट हो गई और इस कारण गजनी ने इसको पराजित किया। बाद में इसको आत्महत्या के लिए भी मजबूर को होना पड़ा। फिर आनंदपाल ने जो संगठन भारतीय शासकों का बनाए, लेकिन भारतीय शासकों ने हृदय से कभी इनका मुकाबला नहीं किया और आपसी संगठन का सही तरीके से नहीं होने के कारण, समन्वय नहीं होने के कारण भारतीय पराजित हुए। और इस गजनवी के बाद में जो गजनी का अफगानिस्तान के अंदर नए वंश का उदय हुआ और उस वंश में था गौर वंश। गौर वंश की वहाँ स्थापना हुई और गौर वंश का ये शासक था मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में, जिसका वास्तविक नाम था मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, तो इसने अपने भाई की मृत्यु के बाद वहाँ पर पूरे शासन पर इसने क्या कर दिया, अधिकार कर दिया। और इसने अधिकार करने के बाद भारत पर पहले मुल्तान पर आक्रमण किया। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये चौहान वंश का शासक था पृथ्वीराज चौहान, इसके ऊपर इसने आक्रमण किया था। और दोनों के बीच में 2 तराइन के प्रसिद्ध युद्ध हुए। तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी की पराजय हुई, लेकिन दूसरी बार जो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, इस युद्ध में इसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके भारत के ऊपर इसने अधिकार किया था। और इस कारण ये अपने भारत पर अपना शासन स्थापित करके भारत से लौटते समय इसने अपनी जो शासन व्यवस्था है भारत की, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को समझवा दी। खोखरों ने इसकी बाद में क्या कर दी, गजनी लौटते समय रास्ते के अंदर जब ये नमाज पढ़ रहा था, तब उस समय इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी थी। अब देखेंगे दिल्ली सल्तनत, जो 1206 से 1226 ईस्वी तक रही थी। बाद में मुग़ल सत्ता की स्थापना 1226 में होगी। देखो इस वंश के बारे में अलग अलग बातें हैं, तो इस वंश को किस नाम से जाना जाए, इसके लिए भी अलग अलग विभेद है। कई इस वंश को किसी नाम से पुकारते हैं तो कई किसी और नाम से पुकारते हैं। तो इस वंश के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उससे बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ इतिहासकार इसे यामिनी, इलबारी या गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। तो कुछ और भी, जैसे कुछ पठान है, कुछ आरंभिक तुर्क कहते हैं, कुछ मामलुक कहते हैं, इस नाम से अलग अलग नाम से जानते हैं। और इन सब का अलग अलग वंश है। ये एक गुलाम, संयुक्त रूप से इसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस वंश के जो सारे शासक क्या रहेंगे, प्रारंभ में गुलाम रहेंगे। और इसमें जो 3 महत्वपूर्ण शासक हैं, इनका थोड़ा मैं शासन परिचय भी आपको दूंगा, जिसमें प्रमुख है ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन के बारे में। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके बारे में देखो, व्यक्ति का जो योग्यता, व्यक्ति की स्थिति कुछ भी हो, व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ सकता है। तो सबसे पहले हम इसी क्रम के अंदर बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। थोड़ा सा 2 मिनट समय लगेगा, लेकिन इसकी जीवनी के बारे में, प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा बताऊंगा, तो इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, आप अध्ययन करने को प्रेरित होंगे और अपनी ज़िंदगी में भी कुछ करेंगे कि व्यक्ति सिर्फ परिस्थितियों का मोहताज नहीं है, अपनी योग्यता के बल पर कुछ बन भी सकता। तो इसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो 1206 से 1210 तक भारत का शासन, इसके प्रारंभिक जीवन के अंदर क्या था, ये एक तुर्क जनजाति से संबंधित था। और इसको क्या किया, प्रारंभ में इसको बेच दिया गया, दास के रूप में बेच दिया गया। ऐसे ही बेचते बेचते इसको किसने खरीद लिया था, मोहम्मद गौरी ने इसको खरीद लिया था। वहाँ मोहम्मद गौरी को इसने अपनी सेवाओं के माध्यम से खुश किया और धीरे धीरे ये उत्कर्ष करते हुए गौरी का खास हो गया। और इसी कारण जब गौरी यहाँ से भारत से अपनी शासन व्यवस्था ठीक स्थापित करके गजनी लौट रहा था, तो भारत की तरफ से अपना जो प्रतिनिधि है वो उसने इस ऐबक को
नियुक्त कर दिया था। यानी इसने भारत का इसे मलिक या भारतीय प्रांतों का इसे कह सकते हैं वली अहद किसको कहा था, उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। जिसने गौरी की जब 1206 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी तब इसने लाहौर के अंदर अपना राज्यारोहण 1206 ईस्वी के अंदर करवाया था। ये प्रारंभ से बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। हालांकि ये सिर्फ मुसलमानों के प्रति था, हिंदुओं के प्रति नहीं। इसे लाख बख्श यानी दानशीलता के कारण लाखों का ये दान करता था, इस कारण इसे लाख बख्श। लेकिन ऐसा आप नहीं समझते कि ये सबके प्रति नहीं था, इसकी संकीर्णता थी। ये असहिष्णु शासक था, सिर्फ मुसलमानों को ये दान किया करता था। इसकी राजधानी क्या थी, प्रारंभ में लाहौर थी। इसके संरक्षण में हसन निजामी बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार है, जिसने ताजुल मासिर की क्या की थी, रचना की थी। इसको इसने संरक्षण। दूसरा फ़क्रे मुदूर नामक एक और इतिहासकार था, उसको भी इसने संरक्षण प्रदान किया था। इसके काल की कुछ व्यवस्था में देखेंगे, निर्माण कार्य में कुतुब मीनार। इसने अपने जो गुरु थे कुतुबुद्दीन यानी खूफी संशय ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो स्मृति के अंदर इसने कुतुब मीनार का निर्माण यानी इसकी पहली मीनार का निर्माण ऐबक ने करवाया, और बाकी शेष कार्य इल्तुतमिश ने जो इससे नेक्स्ट आएगा शासक उसने पूर्ण करवाया था। यानी इसका निर्माण होगा, इससे पहले इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और समकालीन इस्लामी साहित्य में ऐसा उल्लेख मिलता है इसके बारे में कि कुतुब मीनार का इसने निर्माण प्रारंभ करवाया। क्यों करवाया, जो एक सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसकी स्मृति के अंदर इन्होंने इसका निर्माण प्रारंभ किया, लेकिन अपने जीवन काल के अंदर ये इसको पूरा नहीं कर पाए। बाद में इसको इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया था। और 1210 ईस्वी में चौगान जो एक खेल होता है, पोलो जैसा खेल होता है जिसमें घोड़े के ऊपर सवार होकर के ये खेला जाता है, इस चौगान खेल में खेलते हुए घोड़े से गिरकर ऐबक की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसके बारे में भी कुछ किंवदंतियाँ भी हैं, जिसके अंदर कहा जाता है कि इसने भारत जो उस समय राजपूत वंशों का जो विनाश किया था, इसमें किसी भारतीय ने इस खेल के अंदर इसको क्या कर दिया था, जो भी बातें मार दिया था। या कुछ घोड़े के बारे में भी कहा जाता, उसका जन्म फिर घोड़े के रूप में हुआ था। ऐसी बातें इसके अंदर सुनने को मिलती। जो भी यही एक बात है। वैसे तो बात मोहम्मद गौरी के बारे में भी मिलती है कि मोहम्मद गौरी भी राजपूत था, जो दिल्ली के तोमर वंश का राजकुमार था, जिस पर अधिकार करके ये पृथ्वीराज जो तृतीय था या पृथ्वीराज चौहान के नाम से, उसने इसको फिर क्या कर दिया था, मरवाने का दिया था, किसी और को दिया था। उसने जिस व्यक्ति को मारने का दिया उसको दया आ गई और इसने जाकर के एक गड्ढे के अंदर डाल दिया था, जहाँ से कोई तुर्क व्यापारी या जो अफ़गानिस्तान से कोई व्यापारी आया था वो उसको उठाकर अपने साथ ले गया। और बाद में वहाँ जो भी ये स्थिति ऐसी बातें भी सुनने को मिलती है। अब हकीकत क्या है वो एक अलग बात है। अब इसके बाद जो इसकी तो हो गई थी मृत्यु। इसकी मृत्यु के बाद जो नेक्स्ट शासक बना था वो इसका पुत्र बना था आराम शाह। कौन बना था, आराम शाह। लेकिन आराम शाह उतना योग्य नहीं था, वो एक आराम मतलबी और अयोग्य शासक था। इसी कारण दिल्ली के जो तुर्क सरदार थे उन्होंने विद्रोह करके इस इल्तुतमिश को क्या बना दिया, शासक बना दिया था। यानी ये कुछ जो आराम शाह ये कुछ ही समय तक शासक रहा था, कुछ महीनों का ये शासक रहा था। और बाद में इसको शासन की जो सत्ता है वो इल्तुतमिश ने हस्तगत कर दी थी। यानी इल्तुतमिश ने आराम शाह को मार डाला था और सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। अब देखो इल्तुतमिश भी कौन था, ये ऐबक का दामाद और उसका उत्तराधिकारी था, यानी ये इलबारी तुर्क था। अब इसकी कथा भी ऐबक के जैसी थी। यह भी प्रारंभ के अंदर क्या था, गुलामी था। किसका गुलाम, ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो ये देखो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का था और इसके भाइयों को इसी कुशाग्र बुद्धि के कारण इसके पिताजी इल्तुतमिश से ज़्यादा ही स्नेह रखते थे, यानी संभ्रांत परिवार से ये संबंधित था। इस कारण इसके जो भाइयों ने मिलकर के ईर्ष्यावश इसे बेच दिया था, बुखारा के अंदर ले जाकर बेच दिया। वहाँ से फिर इसकी खरीदारी के लिए मोहम्मद गौरी ने इसकी खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन जो व्यापारी के साथ में इसके मूल्य को लेकर मतभेद हो गया, इसके जो खरीदने पर रोक लगा दी। बाद में इस गौरी की आज्ञा से कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको खरीद लिया था और यहीं से ये धीरे धीरे अपनी योग्यता के द्वारा ये वृद्धि करता गया। ये तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संगठन करता था। बिल्कुल ये बात सही है। कई इतिहासकारों ने इसके बारे में भी वर्णन किया, जैसे ईश्वरी प्रसाद है, उसने भी कहा था कि गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक वो कौन है, इल्तुतमिश है। क्योंकि जो इससे पहला जो शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको तो कोई समय नहीं मिला था, 4-5 वर्ष के समय था, उस अल्प समय के अंदर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था।
इसके कारण जो शासन सत्ता को वास्तविक रूप से जो संगठित किया था, वो संगठित करने का कार्य इल्तुतमिश ने ही किया था। तो इसने कुछ विजयी अभियान किए, उस विजयी अभियानों के बारे में देखेंगे। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि ये दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान भी था, क्योंकि इसने जो अपनी शासन सत्ता है उसके लिए इसने जो खलीफा होता, जो मुस्लिम धर्म का जो प्रमुख धार्मिक प्रमुख होता, उससे इसने वैधानिक यानी अनुमति पत्र भी प्राप्त किया था, और इसके द्वारा इसने एक नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि भी धारण की थी। तो इसने अपने जो विजयी अभियानों के अंदर 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर को जीता। इस समय जो रणथंभौर का शासक वीर नारायण था, उसको पराजित करके इससे विजय किया, और अब तक जो रणथंभौर का जो दुर्ग था उसे अजय समझा जाता था, जिसे इल्तुतमिश ने विजय किया था। 1223 ईस्वी में सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण कर विला के दुर्ग को भी विजित किया था, और ग्वालियर और जालोर पर भी इसका क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। यानी इल्तुतमिश ने 1228-29 में जो जालोर को विजय किया और जालोर के शासक उदय सिंह को इसमें पराजित किया। हालांकि उदय सिंह ने बाद में इसकी अधीनता स्वीकार करके इसे कर देना स्वीकार कर दिया था। इस कारण उसे इसका राज्य उदय सिंह को इसने वापस सौंप दिया था। लेकिन इसने एक बुद्धिमत्ता का काम इल्तुतमिश ने किया था। वो इसका काम क्या था कि ख्वारिज्म का शासक जो था उसका पुत्र था जलालुद्दीन मंगबरनी। अब क्या था, उस समय मंगोल शासक था चंगेज़ खान। मंगोल शक्ति का उदय हो रहा था, तो चंगेज़ खान ने इस ख्वारिज्म पर आक्रमण किया, और उस समय जो ख्वारिज्म के शाह का पुत्र था जलालुद्दीन मंगबरनी, वो इल्तुतमिश के पास सहायता के लिए आया। तो निकट आए इस आक्रमण को, संकट को देखकर इल्तुतमिश ने बुद्धिमानी से काम लिया और उसे सहायता देने से इनकार कर दिया, और नहीं उसे शरण प्रदान की। इस तरीके से अपनी बुद्धिमानी से इसने क्या किया था, जो नव गठित या अभी कहते हैं जिसका जो उदय हो रहा था, ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना, उस राज्य को इस भयंकर मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया था, और इसकी सीमा से चंगेज़ का फिर वापस लौट गया था। अब देखो आगे जो हम नेक्स्ट देखेंगे, जो इल्तुतमिश से इसकी मृत्यु के बाद में जो इसने अपने जीवन काल के अंदर रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन एक स्त्री होने के कारण तुर्क अमीर थे वो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इस कारण तुर्की के अमीरों ने इसकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश की जो इच्छा के विरुद्ध इसका जो पहला पुत्र जो योग्य पुत्र था उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी। इस कारण इसका दूसरा पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज, जो नितांत अयोग्य था। इस कारण उसको इसका क्या बना दिया गया, शासक बना दिया गया, जिसका शासन उसकी मां शाह तुर्कान ने चलाया। हालांकि इसके समय भी बहुत विद्रोह की स्थिति रही थी, और बाद में जनता के सहयोग से रजिया सुल्तान क्या बन गई, शासिका बन गई थी दिल्ली की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस काल में जनता के सहयोग से कौन शासक बना था, तो एकमात्र, और ये भी दिल्ली सल्तनत की एकमात्र प्रथम और अंतिम महिला शासक बनी थी। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन परंपरावादी और कट्टरवादी तुर्की अमीरों ने इस रजिया का क्या किया था, विरोध किया था और उसे शासक नहीं बनने दिया, और बनने के बाद भी तुर्की के अमीरों ने बहुत विरोध किया। इस कारण इसने गैर तुर्कों को एक दल संगठित करने का कार्य किया, ताकि तुर्की अमीरों के विद्रोह को दबाया जा सके, अपनी सत्ता को मजबूत किया जा सके। इसी कारण तुर्की के अमीर इसने रुष्ट हो गए थे। अब रजिया ने क्या किया, पर्दा का त्याग कर दिया, जो महिलाओं के लिए होते उसका त्याग करके पुरुषों के साथ कुबा यानी कोट और कुल्ला यानी टोपी पहनकर दरबार में जाने लगी। और ये बात तुर्क अमीरों को और जो उस समय के जो धार्मिक प्रमुख थे, जो मुस्लिम धर्म के प्रमुख थे, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, और एक महिला को ये तुर्क अमीर अपना शासक मानने को तैयार ही नहीं थे। ये तो उनकी इच्छा के विरुद्ध दिल्ली की जो सेना के अधिकारी और वहाँ की जनता ने इसका राज्यारोहण किया था, और उन्होंने ही यह रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या की थी। तो तुर्की के अमीर जो तुर्क अमीर थे वो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इस कारण वो इसके विरुद्ध क्या करने लगे, षड्यंत्र करने लगे। उसने मलिक जलालुद्दीन याकूत, जो कौन अबिसिनिया निवासी को अमीर आखुर अस्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। इससे भी तुर्क अमीर क्या हो गए, नाराज हो गए। जो इसकी नीति थी गैर तुर्कों का संगठन बनाने की, उसके अंतर्गत इसने ये प्रयास किया, और कहा यह जाता है कि ये जलालुद्दीन याकूत इसका प्रेमी था, और इसके बारे में तुर्क अमीरों ने भी बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में
अफवाहें भी फैला दी कि इसके रजिया के जलालुद्दीन याकूत के साथ में अवैध संबंध हैं, और इन सभी बातों के कारण तुर्की के अमीर नाराज और कुछ तुर्कों में से जो थे वो इससे भी रजिया सुल्तान से शादी करने का सपना संजोए थे, और उन्होंने भी जब ऐसी बातों से क्या हुआ तो फिर इन्होंने विद्रोह को बढ़ावा दिया। और इसी समय सरिंद में विद्रोह हो गया, और सरिंद के विद्रोह को शांत करने के, यानी सरिंद के शासक के विद्रोह को शांत करने के अभियान में याकूत की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। अलतगिन नामक एक जो तुर्क अमीर था उसने याकूत की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। तो इसके कारण इसको हटा दिया, और इधर जो दिल्ली के अंदर इसकी हत्या के बाद दिल्ली के अंदर भी इन्होंने बहराम शाह को शासक बना दिया था। अब इधर बहराम शाह शासक बन गया, और इधर जब दूसरा इसका और अमीर था एक अल्तुतिया, उसने विद्रोह कर दिया। जब रजिया अल्तुतिया के विद्रोह का दमन करने गई थी तो अल्तुतिया ने रजिया को क्या करा दिया, पराजित कर दिया, और पराजित करके रजिया को क्या कर दिया, कैद कर दिया। अब इधर दोनों के जो अतिगिन था उसके और अल्तुनिया के बीच में भी विभेद हो गया, और इसी कारण से अल्तुनिया और इधर रजिया ने भी क्या किया, कूटनीति से काम लिया, और रजिया ने इसी अल्तुनिया से विवाह कर दिया, और विवाह करने के बाद में दोनों मिलकर दिल्ली को जीतना चाहा और दिल्ली की तरफ बढ़े। हालांकि बहराम शाह से पराजित हुए, और बाद में कैथल के निकट इन दोनों की क्या कर दी, स्थानीय लोगों ने इन दोनों की क्या कर दी, हत्या कर दी थी। इस तरीके से रजिया का क्या हो गया, अंत हो गया। तो इसके बाद में रजिया के अंत के बाद में 1240 से 42 तक जो बहराम शाह ने शासक किया, लेकिन बहराम शाह भी कोई योग्य शासक नहीं था। इसके काल में भी जो तुर्क अमीर है उनका विद्रोह निरंतर चलता रहा, इनका संकट चलता रहा। इसके कारण जो नेक्स्ट शासक बना 1242 से 1246 वो था मसूद शाह, जिसका पूरा नाम नासिरुद्दीन मसूद शाह है। और नासिरुद्दीन मसूद शाह के समय से ही जो शक्ति थी, बलवन की शक्ति का, वो धीरे धीरे उत्कृष्ट होना यहाँ से प्रारंभ हुआ था। और इसके बाद में जो नेक्स्ट शासक बना वो था नासिरुद्दीन महमूद, जो इस वंश का हम कह सकते हैं अंतिम शासक था। और इसके समय में यानी ये कह सकते हैं ये सिर्फ नाम मात्र का ही शासक था, और वास्तविक जो सत्ता थी वो वास्तविक सत्ता इस बलवन के हाथों में थी, जो इसका क्या था, नायब था। और ये तो एक नाम मात्र का शासक था, और इसने केवल अपना नाम मात्र का शासक बनकर रहना ही जायज़ समझा, यानी उसी में ये क्या रहा, संतुष्ट रहा था। और इसके बारे में इस्लामी बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण भी देता है इस नासिरुद्दीन महमूद के बारे में, कि अपने तुर्क अधिकारियों के बिना अपना हाथ पैर भी नहीं हिला करता था, और इसे क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, ये भी इसके हाथ में नहीं था। जैसा इसके तुर्क अमीर कहते थे वैसा ही ये किया करता था। तो इस तरीके से इसके बाद में जो शासन सत्ता वो किसके हाथ में आ गई, बलबन के हाथ में आ गई थी, जो 1265 से 1296 ईस्वी तक शासक रहा था। अब इसके पास में पड़े तो इस बलबन का जो वास्तविक नाम था वो उल्लुग खान था। क्या नाम था, उल्लुग खान। जो इल्तुतमिश के सैलगानी है 40 नाम, इल्तुतमिश ने एक जो गुलामों को 40 प्रमुख गुलामों का एक संगठन बनाया था, और उसमें से एक प्रमुख था ये बलबन। इसी गुलामों के संगठन के बल पर ही ये आगे बढ़ा था, तो इसी दल से ये संबंधित था, और ये 1265 ईस्वी के अंदर क्या बना, गद्दी पर बैठा था। और जिस दल का संगठन होकर ये गद्दी पर बैठा, बाद में इसने क्या कर दिया था, पतन कर दिया। इसने मंगोलों का सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग दीवान आरिज को पुनर्गठित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसने इस विभाग का क्या किया था, गठन किया था, ताकि क्या हो, मंगोलों के आक्रमण का सामना किया जा सके, और जो तुर्क अमीर जो हमेशा क्या करते थे, विद्रोह करते थे, उन पर भी क्या की रोक जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने सैन्य विभाग दीवान आरिज का गठन किया था, और दीवान मुबालिक नामक एक अधिकारी की भी नियुक्ति की थी। इसने जो ईरानी परंपरा अपने समाज के अंदर खुद को अपराष्ट्रीय वंश से किया, एक राजत्व का नया सिद्धांत इसने लगाया, जिसके अंदर इसने सिजदा और पाबोस दो प्रथाएं की। सिजदा क्या होता है, ये घुटनों पर बैठकर सम्राट के सामने शीश झुकाना था सुल्तान के सामने, और पाबोस क्या, सम्राट के सम्मुख झुक करके उसके पैरों को चूमना। इस प्रथा को अपने दरबार के अंदर क्या किया था, प्रारंभ किया था। यानी जो राजत्व, जो निरंकुश राजत्व, उसको इसने क्या की थी, स्थापना की थी। बलबन ने दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचों के निर्माता में भी प्रमुख था।
इसने अपने जो प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, साथ में शत्रुओं के प्रति लौह और रक्त की नीति अपनाई, यानी कठोरता में रक्त पिपासुता, ये क्रूरता पूर्वक अपनी नीतियाँ इसने लोगों के प्रति अपनाई थी, जिसमें पुरुषों को मार दिया जाता था और बच्चों और स्त्रियों को क्या बना दिया, गुलाम बना दिया जाता था। ये सबके साथ में, जैसे मेवात के जो विद्रोही थे उनके साथ में पुरुषों को मार दिया, स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बनाकर उनको क्या कर देते थे, दासों का जो बाजार होता था उसमें बेच देता था। और इसके अलावा जो भी अमीर इसका विद्रोह करते उसे क्रूरतापूर्ण नष्ट उसे मार देते थे, उसके बच्चों और स्त्रियों को अपमानित किया जाता था, उसे गुलाम बना दिया जाता, उसे बेच दिया जाता था। इस तरीके की क्रूर प्रथाएं अपने दरबार के अंदर इसने हंसने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। कुछ जो दो एक अधिकारी खलीफा के वंश से संबंधित थे उनको इसके सामने बैठने के अधिकार, केवल वजीर को ही इससे कुछ सलाह करने, इससे बातचीत करने के अधिकार था, बाकी कोई भी दरबार में हंस नहीं सकता था। उसके लिए विशेष पोशाक इसने निश्चित कर दी थी। तो इस तरीके से लख्त और रोह की नीति इसने अपनाई थी। हालांकि इसके समय सफल रही, लेकिन बाद में इस वंश का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। यानी जो इलबारी जो तुर्क वंश था इसका क्या हो जाएगा, बाद में इसके साथ में समाप्त हो जाएगा। 1286 में बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों के दलों में खूनी संघर्ष ले लिया। तो इसके बाद में जो खूनी संघर्ष हुआ, इसकी मृत्यु के बाद में जो इसकी इच्छा थी कि खुसरो को शासक बनाना था, लेकिन जो अमीर थे उन्होंने केकूबाद को किसको शासक बनाया था, केकूबाद को। हालांकि इस समय भी तुर्क अमीरों के जो विद्रोह चलते रहे और उनकी जो कुटिल नीतियों के कारण ये वंश धीरे धीरे क्या हो गया, कमज़ोर होता चला गया। उन्होंने केकूबाज की हत्या कर दी, बाद में कैमूर्स को शासक बनाया, सुल्तान बनाया, लेकिन बाद में भी कैमूर का भी वध कर दिया था। किसने कर दिया था, जलालुद्दीन खिलजी ने। ये खिलजी वंश का, यानी यहाँ से जो खिलजी वंश के अमीर थे उनकी धीरे धीरे ताकत बढ़ने लगी थी। ये प्रारंभ में इनके क्या थे, इनके अधीनस्थ थे, और धीरे धीरे यहाँ से इनका कब्जा, यानी इनकी क्या थी, ताकत बढ़ने लगी थी। और इनके संरक्षण में ही, जलालुद्दीन खिलजी के संरक्षण में ही कैमूर्स को शासक बनाया गया। और बाद में ये 70 वर्षीय जो बुढ़ा व्यक्ति था, इसने जलालुद्दीन खिलजी ने फिर इसके कैमूर्स की हत्या करके संवै को क्या कर दिया था, सुल्तान घोषित कर दिया था। अब ये देखेंगे गुलाम वंश के समय की ये स्थिति है। ये मानचित्र आपके सामने, ये है मानचित्र आपके सामने। यहाँ आप देख सकते हो जो ये हरे कलर के अंदर है, ये वाला पूरा इलाका, ये है गुलाम वंश के अंतर्गत था। इधर ये चंदेलों का राज्य था, इधर ये काकताई जिनका वारंगल राज्य था, ये देवगिरी राज्य था यादव वंश का, देवगिरी। और इधर ये राजपूताना था, यानी राजपूताना में कोई एक शासक नहीं था, अलग अलग शासक थे। और ये दक्षिण के अंदर ये होयसल वंश का राज्य था। तो इन सब आधार पर ये उस समय के भारतीय राज्य बंटे हुए थे, जिसमें से ये प्रमुख राज्य थे। अब इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे बलबन का राजत्व सिद्धांत के बारे में। तो बलबन अपने किसके लिए, राजत्व सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध था। और उसने अपने राजस्व सिद्धांत के लिए क्या किया था, बलबन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा साधारण जनता से अलग व्यक्ति है, वह ईश्वर प्रदत्त गुणों से युक्त है, जो उसे शासन चलाने की शक्ति प्रदान करता है। बलबन तुर्क अमीरों के विद्रोह से परिचित था, इसी कारण उसने दरबार में कठोर अनुशासन बनाए रखा और कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित किया। चोरों डाकुओं का दमन और राजपूत जमींदारों का भी उसने क्या किया, दमन किया। अब देखो, पहले मैं थोड़ा बलबन के आपको राजत्व सिद्धांत के अंदर बता देता हूँ कि उसने क्या किया था। तो बलबन ने जो अपनी निरंकुशता और अपने जो पाप किए थे, यानी जो नाजायज़ जो उसने हत्याएं की थी लोगों की, उसको छुपाने के लिए ही राजत्व सिद्धांत एक चलाया था, जिसके अनुसार उसने दूसरों से खुद को अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए जो अफरासियाब वंश का खुद को घोषित किया था। इसके अलावा जो ईरानी प्रथाएं सिजदा पाबोज जैसी अपने दरबार के अंदर लागू की थी, वह खुद को यानी सुल्तान को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और कहता था कि वह सीधे ईश्वर द्वारा उसे यहाँ शासन करने का अधिकार मिला हुआ है। और वो खुद को सुल्तान का जो पद होता था उसे नियामत खुदाई कहा करता था और ख़ुद को जिल ए अल्लाह यानी ईश्वर की छाया कहा करता था। इस तरीके से उसने अपनी जो निरंकुशता है वो राजत्व की स्थापित की थी।
इसके अलावा उसने अपनी कानून व्यवस्था और स्थिति को बनाए रखने के लिए चोरों डाकुओं का दमन और राजपूत जमींदारों के शासन विरोधी जो विद्रोह उनको भी कुचल दिया। इसके लिए इसने बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था की थी कानून व्यवस्था के लिए। जो चोर और डाकू थे जो मेवात के आसपास के थे तो उनको क्या किया, बड़ी कठोरतापूर्वक दमन किया, पुरुषों को मार दिया, महिला और बच्चों को गुलाम बना करके बेच दिया था उसने। और जो इसके आसपास का जो जंगली क्षेत्र है वहाँ से जंगल को कटवा दिया, वहाँ चौकियाँ स्थापित की थी। और इससे चोरों के अंदर बहुत ही डर व्याप्त हो गया कि उन्होंने इसकी मृत्यु के 8 साल बाद भी उन्होंने सड़कों पर चोरी करने की हिम्मत नहीं की थी। बाकी जो राजपूत सरदार ये बाकी से हिंदुओं से गणना करता था, तो इनके राजपूत सरदार है तो इनके भी विद्रोह को कुचलने के लिए इनसे भी धन बड़ी मात्रा में इसने लूट लिया था। और हिंदुओं की स्थिति बहुत अति दयनीय हो गई थी, यहाँ तक इनकी हिंदुओं की जो स्त्रियाँ उनको जो अमीर मुस्लिम थे उनके यहाँ पर नौकरी करने जाना पड़ता था। तो इस तरीके से इसने प्रशासन को सुदृढ़ स्थापित किया। और हालांकि देखो किसी भी व्यवस्था का जो आते उसका अवसान जरूर होता है, वैसे इस व्यवस्था का भी अवसान हो गया, यानी ये राज्य भी हो गया। इस संसार के अंदर कोई स्थायी नहीं है, जो आया वो तो ज़रूर जाएगा। और जो जितना अत्याचारी होगा वो उतने ही अपने जो कष्ट भोग कर ही वो समाप्त होगा। अब देखेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश या साम्राज्य 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। यानी अत्याचारी शासन का एक पहलू ये भी है कि जो शासन अत्याचारी हुआ उसके बाद उसका वंश भी जल्दी ख़त्म हो गया। जैसे बलवंत ज़्यादा अत्याचारी हुआ, इसका वंश इसके साथ समाप्त हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ज़्यादा अत्याचारी हुआ, उसके बाद वंश समाप्त हो गया। और औरंगजेब ज़्यादा अत्याचारी हुआ तो उसके बाद उसका भी वंश ख़त्म हो गया। और उनकी मृत्यु तो बहुत ही घृणित तरीके से ही हुई थी। खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने 1290 से 96 तक शासन किया और ये 70 वर्ष का था उस समय। तो इसने क्या किया था, ये पहले समाना का गवर्नर था, तो इसने धीरे धीरे शासन के क्षेत्र को अपने हाथ में लिया था। और फिर इसने जो अंतिम शासक था इस जो गुलाम वंश का, उसको कैमूर का हटा करके इसने अपनी जो सत्ता है वो स्थापित कर ली थी। हालांकि वो इसके बाद भी इसने शासन सत्ता अपने हाथ में लेने से ये डरता था और इसने दिल्ली के अंदर भी बहुत बाद में इसने प्रवेश किया। और ये कहा भी करता था कि शासन का आधार वो शासितों की इच्छा होनी चाहिए, वो संभव नहीं था। इसने एक किलोखड़ी नामक अलग से राजधानी भी बनाई थी। और ये बहुत ही मतलब कहने का मतलब है कि ये उतना योग्य नहीं था, ये शासन के अंदर जो दृढ़ व्यवहार था वो इसके अंदर नहीं था। इस कारण इसके भतीजे ने, जो इसका दामाद भी था, इसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी, जिसका वास्तविक नाम था अलीगुर शाह, उसने इसकी क्या कर दी थी, इलाहाबाद के पास उसको जाके कड़ा मानिकपुर में इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। 1296 ईस्वी में धोखे से हत्या कर दी। तो इस समय अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, देवगिरी पर आक्रमण किया था और वहाँ से वो धन वगैरह लेकर के वापस आ रहा था। तो यहाँ सुल्तान उसका स्वागत करने आया तो वहाँ धोखे से उसने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। उसने अपने 20 वर्षों के शासन में कुछ अपने प्रशासनिक सुधार को लेकर इसकी चर्चा होती है, जो हम आगे देखेंगे। इसने आर्थिक व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने सिक्कों पर अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर और सिकंदर सानी के रूप में किया। यानी इसकी जो शासन का ये दो उद्देश्य इसने रखा था। एक तो उद्देश्य इसका था सिकंदर की तरह विश्व विजय करना और दूसरा इसमें एक नया धर्म चलाना था। तो इसके लिए इसका एक जो व्यक्तिगत मित्र था उस समय दिल्ली का कोतवाल अला उल मुल्क, तो उसने इस लक्ष्य के लिए छोड़ने के लिए कहा और उसने कहा कि विश्व विजय से पहले तुम्हें क्या करनी चाहिए, संपूर्ण भारत की विजय करनी चाहिए। और धर्म के मामले में भी कहा था कि धर्म का मामला धर्म चलाना पैगंबरों का काम है। उसके शासन में कश्मीर और बंगाल शामिल नहीं थे। किसके, अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन के प्रारंभ में कुछ अभियान किए, उन अभियानों के बारे में हम देखेंगे। तो उसने गुजरात के बघेला राजपूत राजा कर्णदेव पर आक्रमण किया। इसके खिलाफ क्या किया, सैन्य अभियान। कब किया था, 1299 ईस्वी में यहाँ पर इसने अभियान किया था। और यहाँ का जो शासक था रायकरण बघेल, वो क्या था, यहाँ से अपनी बेटी थी देवल देवी के साथ भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र के पास पहुँच गया था और यहाँ इस पर अधिकार कर दिया और यहीं से इससे मलिक काफूर प्राप्त हुआ।
जो एक हिजड़ा था खंबात से मलिक काफूर प्राप्त हुआ, जिसके नेतृत्व में बाद में ये अपना दक्षिण भारत का अभियान है वो संपूर्ण करेगा। इसके बाद अलाउद्दीन ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ के शासक हमीरदेव चौहान को इसने पराजित किया धोखेबाज रणमल और रतिपाल की मदद से। फिर इसने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। वहाँ भी धोखे से आक्रमण करके उस समय के शासक रतन सिंह को पराजित करके इसे फिर लूटा था। और गुजरात अभियान के दौरान उसे अपार धन संपदा प्राप्त हुई और साथ ही एक हिंदू धर्मांतरित मुस्लिम सेनानायक मलिक काफूर इसके हाथ में। इसकी सहायता से ही अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका। यानी दक्षिण भारत के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी सफलताएं प्राप्त की, उस सफलताओं का कारण ही ये मलिक काफूर था। मलिक काफूर ने देवगिरी, जहाँ बाद में रामचंद्र को पराजित करेगा और उसको अपना अधीनस्थ शासक बाद में बनाएगा। फिर होयसल राज्य, तो होयसल राज्य का जो शासक था वीरबलाल तित्ते, उसको इस समय पराजित किया, बंधक बनाया, फिर उसको राज्य वापस। फिर पांडे राज्य पर आक्रमण किया। यहाँ जो वीर पांडे और सुंदर पांडे जो उस समय झगड़ रहे थे, तो उन्हें भी इन्होंने युद्ध में पराजित किया। हालांकि यहाँ फिर वो सफल नहीं हो पाया था। इन्होंने पांडे साथ सुंदर पांडे ने वापस इसको वहाँ से भागने को मजबूर किया था। लेकिन अमीर खुसरो कहता है कि काफूर रामेश्वर जो तमिलनाडु का तटवर्ती जो द्वीप है वहाँ तक पहुँच गया था। जो भी मानचित्र के अंदर हमने देखा था, नेक्स्ट जो होयसल राज्य था वहाँ से। अलाउद्दीन के समय में राजस्व का ढांचा पुनः निर्मित किया गया। इन्हें इसने राजस्व से संबंधित सुधार किए, कृषि के ढांचे को इसने सुदृढ़ बनाया था। विद्रोह पर नियंत्रण के लिए इसने 4 आदेश जारी किए। ये महत्वपूर्ण आदेश है, इनको आप बिल्कुल कंठस्थ आपको कर लेना इन आदेशों को। इसने क्या किया था, अमीर वर्ग की संपत्ति को जब्त करना एवं खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करना था। इसके लिए इसने क्या किया था, जो सबसे पहले जो लोग थे जो अवज्ञाकारी थे, निष्ठाहीन थे या उद्दंड थे या अहंकारी थे, ऐसे लोगों पर इन्होंने प्रहार किया। क्यों? क्योंकि इसने एक जो इसका खोज निकाला कि जिन लोगों के पास ज़्यादा धन है वही अहंकारी, निष्ठाहीन, उद्दंड आदि बन रहे हैं। तो इस कारण इसने कहा कि इन अमीरों और धन व्यक्तियों से वो संपत्ति छीन ली जाए तो ये विद्रोह नहीं करेंगे। तो इसके लिए इनसे इसने संपत्ति छीन ली, इनको उपहार में दी गई भूमि ले ली और जो अनेक व्यक्ति थे उनकी पेंशन बंद कर दी और कर मुक्त जो पहले भूमि इनके पास हुआ करती थी अमीर वर्ग के पास, वो भूमि उनसे वापस ले ली और कुछ पर पुनः दोबारा कर लगा दिया। और धनी व्यक्तियों से भी जबरदस्ती धन वसूला, उन पर नए कर लगाए गए और जो कर थे उनकी मात्रा बढ़ाई गई। और राजस्व अधिकारियों को इसने निर्देश दिया कि कठोरतापूर्वक कर वसूल किया जाए, किसी से भी हो। और इसने ध्यान दिया कि व्यक्ति इतना दरिद्र यानी गरीब बन जाए कि वो आर्थिक तंगी से जीवन जिए, जिससे विद्रोह की तरफ उसका ध्यान नहीं जाए, इसका ध्यान हट जाए। तो इस तरीके की वर्णना इसने की, जिसका इतिहासकार बर्नी भी कहता है कि दिल्ली में मलिकों, अमीरों, राजकीय कर्मचारियों, हिंदू मुल्तानी व्यापारियों और हिंदू साहूकारों के अतिरिक्त अन्य घरों में सोना नाम मात्र के लिए रह गया था और कोई भी व्यक्ति घोड़े पर सवार नहीं हो सकता था, क्योंकि इतने व्यक्तियों को दरिद्र बना दिया। सबसे इसने क्या कर दिया, पैसा खींच लिया था। दूसरा, इसने दिल्ली में मद का क्या किया, निषेध, मद यानी शराब। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, वो सुल्तान जो समय खुद शराब पीता था वो भी इसने पीना बंद कर दिया और जो राजमहल के अंदर जो सारे भी मद यानी शराब के पात्र थे वो तोड़ डाले और जो दिल्ली में शराब पीना या लाना वर्जित कर दिया उस पर रोक लगा दी और उसका जो भी उल्लंघन किया उसको कठोर दंड दिया। अमीरों की जो मदपान गोष्ठियाँ बंद कर दी, क्योंकि उसे पता कि इन्हीं गोष्ठियों के अंदर ये अमीर लोग इकट्ठे होकर के ये जो विद्रोह की योजना बनाते थे। जुआ खेलना, भांग पीना आदि सभी प्रकार के नशे, इसने कहा कि नशे ही सारे विद्रोह की जड़ हैं। और इसका अलाउद्दीन का ये हालांकि नियम सफल नहीं हुआ, बाद में इसमें संशोधन करना पड़ा और व्यक्तिगत इसने तौर पर सेवन पर ही प्रतिबंध लगाया था। तो इस तरीके से इसमें से संशोधन किया। अगला इसने आदेश गुप्तचर प्रणाली पर लगाया। इसने कहा कि शासन में विद्रोह का मुख्य कारण क्या है, गुप्तचर की कमी, जिससे समय के अनुसार उसे जानकारी नहीं मिली। तो उसने सुसंगठित एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की जो राज्य के विभिन्न हिस्सों से जगह जगह से उसके पास खबर ला कर दे। इसके लिए इसने विभिन्न जगहों पर गुप्तचरों की नियुक्ति की जो राज्य में होने वाली हर घटना की सूचना उस तक पहुंचाते थे। इस तरीके से जो अमीर होते थे उनकी उस श्रृंखलता पर इसको नियंत्रण किया, जिससे विद्रोह भी क्या हो गए, नियंत्रित हो गए। अगला इसने अमीरों के
परस्पर मेल मिलाप पर इसने क्या कर दी, रोक लगा दी। तो अलाउद्दीन ने देखा कि विद्रोह का कारण ही इन अमीरों के मेल मिलाप है, इनकी सामाजिक गोष्ठियाँ हैं, इनके समारोह हैं जिनमें एक दूसरे से मिलते हैं, घनिष्ठता के कारण ये योजनाएं बनाते। तो इसने क्या किया, इन सब के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और अमीरों पर कठोर पाबंदियाँ लगा दी और इसने सुल्तान को ही संपत्ति का सब उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अमीरों के जो पुत्र थे उसको भी सुल्तान का दास माना गया, यानी उसकी व्यक्तिगत संपत्ति खत्म कर दी गई। अमीर सुल्तानों की अनुमति के बिना आपस में वैवाहिक संबंध भी कायम नहीं कर सकते। तो इस तरीके की स्थिति के कारण उसने क्या किया, इन सब पर अपने कठोरता पूर्वक नियंत्रण स्थापित कर दिया। हालांकि इसके साथ ही इसकी ये व्यवस्था समाप्त हो गई थी, लेकिन इसने उस समय के लिए, अपने समय के लिए इस व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया। इसके अलावा इसने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए समय को यस्मिन उल खिलाफत और नासिर आमिर उल मुमन की इसने उपाधियाँ धारण की। ये तो एक देखने के लिए इसने खलीफा के प्रति थोड़ा झुकाव रखा। इसके अलावा इसने इसके बारे में कुछ उपाधियाँ मिलती है, जैसे खजाइन फुलू, ये अमीर खुसरो द्वारा लिखित महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के अधिकतर विजय और उसके राज्य की व्यवस्था उसके बारे में जान। इसमें अलाउद्दीन ने इसको विश्व का सुल्तान, जनता का चरवा और युग पुरुष की इसको क्या दी थी, संज्ञा। तो इस तरीके की ये महत्वपूर्ण संज्ञा, इसको युग का विजेता भी इसके अंतर्गत कहा गया था। अब ये देखेंगे, ये खिलजी राज्य आप देख सकते हो, इसके अंदर मानचित्र के अंदर ये जो रेड कलर वाला है, ये पूरा यहाँ तक खिलजियों का राज्य पहुँचा हुआ था, यानी पूर्वी तट तक, बंगाल की खाड़ी तक यहाँ पर इनका राज्य पहुँचा था और संपूर्ण राजपूताना को इसने अपने अधिकार के अंदर ले लिया था। तो ये आदि विभूतियों के बारे में देख चुके। इसके अलावा सुल्तान ने पुलिस है, गुप्तचर है, डाक पद्धति, प्रांतीय प्रशासन में भी कई प्रकार के इसने सुधार किए थे। इसमें विभिन्न योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की थी और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सुधार इसका जो बाजार नियंत्रण के लिए स्थापित किया था। ये क्यों किया था, क्योंकि इसने अपनी सैनिक आवश्यकताएं थी, उन सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसने बाजार नियंत्रण की जो व्यवस्था है उसे स्थापित किया था। इसके लिए इसने काफ़ी सारे अध्यादेश भी जारी किए थे जिसमें बाजार का जो मूल्य है उस मूल्य को नियंत्रित कर दिया। दीवान रियासत जो बाजार का, व्यापार बाजार का नियंत्रण था। सहना ये दंडाधिकारी, ये बाजार का दरोगा था। सहना ये मंडी भी कहा जाता था। मुहस्सिब ये क्या था, जनसाधारण का, यानी जनसाधारण का जो आचरण था उसका देखरेख करता था। इसके अलावा ये नाप तोल का निरीक्षण भी करता था। बरीद मुबालिक ये गुप्तचर व्यवस्था, जब अमीरों के उद्दंड व्यवहार पर रोक लगाने के लिए इस महत्वपूर्ण पद का इसने संगठन किया था। आदि ये नए पद सर्जित करके प्रशासन को ठीक किया था। ये विभिन्न इन नए पदों की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसके अलावा उसने सैन्य व्यवस्था के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा इसने सुधार किए, क्योंकि उसे अपना निरंकुश और विशाल साम्राज्य और विश्व विजेता का कार्य बिना विशाल सेना के वो नहीं कर सकता। तो अपनी जो विजय की आकांक्षाओं की पूर्ति और निरंकुशता तो बनाए रखने के लिए उसे सुसंगठित सेना की और स्थायी सेना की आवश्यकता थी। तो इसके लिए उसने एक केंद्रीकृत सैन्य व्यवस्था की स्थापना की, उसे स्थायी वेतन दिया और इस सेना को रखने के लिए उसने आर्थिक व्यवस्था में सुधार किया ताकि कम खर्च पर वो सेना रख सके। इस कारण इसने मोल भाव सुनिश्चित करके सुल्तान ने कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी और ऐसे अधिकारियों को कठोर दंड दिए। कम तोलने वालों के हिस्से से उतना मांस काट लिया जाता था जितनी वस्तु उसने कम तोली थी। मुनाफाखोरी, कालाबाजारी करने वालों को फांसी दी जाती थी। तो इन सारी बातों से इसने जो शासन सत्ता है उसको बहुत ही नियंत्रित कर दिया था। इसके अलावा सराय अदल क्या था, स्थानीय और विदेशी वस्तुओं का बाजार, यानी यहाँ पर जो बाहर से लाया गया जो तैयार सामान होता था वो यहाँ पर मिलता था, लेकिन सब क्या मूल्य इसने निश्चित कर रखा था। उसी नीचे बीच में दलालों पर इसने कठोर नियंत्रण रखा था। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसने सेना में सुधार किया, सैनिकों को नकद वेतन दिया, घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करवाई, अस्त्र शस्त्र के राजकीय कारखाने बनाए और सेना को विभिन्न हथियारों से सुसज्जित किया, दुर्गों का सुदृढ़ीकरण किया। तो इस तरीके से उसने सैन्य व्यवस्था को बहुत ही मजबूत कर दिया था। अब इसके निर्माण व्यवस्था के अंदर कुछ देखते हैं। तो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अलाई किला, या जिसे कोस ए सिरी या कुस्वे सिरी या सिरी का दुर्ग भी कहते हैं, इसको बनवाया जिसके 7 द्वार थे। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद में
इसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ये शासक बना। यानी इसके अलाउद्दीन की जो भी मैंने आपको पहले बताया कि जिस भी व्यक्ति ने शासन व्यवस्था को जितना अधिक केंद्रीकृत किया या जितना अधिक अत्याचारी बनाया, कठोर बनाया, उस वंश का पतन भी उतना ही जल्दी हो गया। 1316 में इसकी मृत्यु के बाद जो इसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना था। हालांकि इससे पहले जो शिहाबुद्दीन उमर बना था वो थोड़े समय के लिए ही रहा था। इसने क्या किया था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने पिता की सभी कठोर आदेशों को रद्द कर दिया और संवै को खलीफा घोषित कर दिया। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखने योग्य है कि ऐसा सल्तनत काल का शासक कौन था जिसने संवै को खलीफा घोषित किया था, तो वो खिलजी वंश का शासक था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसने अपने को खलीफा घोषित करके उल वासिक बिला की उपाधि धारण करती थी और जिसकी हत्या किसने कर दी थी, इसकी हत्या कर दी थी नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने। इसकी हत्या करके ये इसका क्या बन गया था, शासक। यानी बाद में मुबारक खिलजी बहुत ही उच्छृंखल और विलासी प्रवृत्ति का शासक हो गया और इसमें विलासिता और क्रूरतापूर्व कार्यों में इससे आनंद आता था। ये सदैव वेश्याओं, हिंजड़ों, नर्तकियों से घिरा रहता था। इसका चारों ओर ये खरपट बनाए रखता था और कभी कभी तो ये सुल्तान नंगा होकर दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था। ऐसा एक मुग़ल काल के अंदर भी, उसका भी नाम मोहम्मद शाह है और इसका मुबारक शाह है, तो दोनों एक ही है। तो इस तरीके से ये दौड़ा करता था, ऐसा बर्नी उल्लेख करता है। तो इन सब के कारण इसकी स्थिति खराब हो गई और खुसरो का दिनों दिन प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। और बाद में जैसे खिलजियों ने खूनी क्रांति से दिल्ली की सत्ता प्राप्त की, वैसे ही खूनी क्रांति से इनका राज भी अंत हो गया। किसने किया था राजवंश, इसका नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने। और ये क्या, हालांकि इसको खिलजी वंश का अंतिम शासक बताया गया, लेकिन ये जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह है ये भारतीय शासक था। यानी इसके सिंहासन पर जो बैठने वाला जो पहला भारतीय शासक था। यानी इससे हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला पहला भारतीय मुसलमान कह सकते हैं। यानी अब तक जितने भी शासक थे वो भारत के नहीं थे, मुसलमान तो थे लेकिन भारत के नहीं थे, वो दूसरे बाहर से आए हुए थे। तो अब ये जबकि ये पहला भारतीय मुसलमान था जो दिल्ली के सल्तनत पर बैठा था। और इसी ने खुसरो ने हिंदुओं के पक्ष में कुछ नीतियाँ भी तय की थी। हालांकि ये बातें सिर्फ कही गई है, इसने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया और खुद को पैगंबर के सेनापति की भी उपाधि धारण इसने की थी। और इसके बाद नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो है तुगलक का। यानी तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो इस वंश का जो संस्थापक था वो गियासुद्दीन तुगलक था। तो ये तुगलक खुसरो शाह की हत्या करके, जिसे गाजी मलिक या तुगलक गाजी गियासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में क्या बना था, ये दिल्ली का सुल्तान बना था। यानी प्रारंभ में जब ये खुसरो शाह को मारकर जब दिल्ली के अंदर प्रवेश इसने किया था, तो इसने खुद सिंहासन पर न बैठ कर के एक योजना बनाई थी और सरदारों से कहा कि खिलजी व वंश के किसी व्यक्ति को सिंहासन पर बिठा दिया जाए, लेकिन उसका कोई दावेदार ही नहीं था, ये जानता था। तो इस तरीके से इसने जो अमीर थे, सरदार थे, उनका विश्वास भी प्राप्त किया था और सुल्तान बनते ही उसने प्रांतीय जो विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो इसके लिए उसने अपने महत्वपूर्ण अभियानों के द्वारा इन प्रांतीय जो विद्रोह है, इन विद्रोह को भी इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। इसमें तेलंगाना के राजा रुद्रदेव के खिलाफ उसने अपने पुत्र जूना का, जो आगे चल कर के मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बनेगा, उसको वारंगल भेजा। प्रारंभ में ये असफल हुआ लेकिन बाद में ये सफल हुआ और इस पर अपना अधिकार करके इसको सल्तनत में मिला दिया। बाद में जाजनगर यानी उड़ीसा के खिलाफ भी सैन्य अभियान किया गया और इसमें भी क्या हुआ, उल्लू खां को विजय पर। यहाँ का शासक था भानुदित्य, जिसने क्या किया था, इस वारंगल के शासक की मदद की थी। इस कारण इस पर आक्रमण करके अधिकार किया। यहाँ से भी उससे बड़ी मात्रा में खजाना प्राप्त हुआ था। गियासुद्दीन जो तुगलक, उसका अंतिम सैन्य अभियान जो बंगाल के विद्रोह के विरुद्ध था। यानी बंगाल जो बलवन की मृत्यु के बाद से यहाँ निरंतर विद्रोह होते रहते थे, तो यहाँ पर उस समय भी गियासुद्दीन और नासिरुद्दीन में दोनों में सिंहासन पर अधिकार को लेकर संघर्ष था और जिसके अंतर्गत इसने कि नासिरुद्दीन को लखनऊ का शासक बनाकर सेना भेजी और वहाँ पर उसे अपना अधीनस्थ शासक बना दिया था। और ये बंगाल में विद्रोह का दमन करके वापस आ रहा था सुल्तान। कौन आ रहा था, सुल्तान। इस बार जो बंगाल अभियान पर जो जूना का नहीं गया था, गियासुद्दीन तुगलक खुद गया था। तो दिल्ली वापसी पर आयोजित स्वागत समारोह में लकड़ी का भवन गिरने से
1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। देखो मृत्यु कैसे हुई थी, इसका जो ये पुत्र था जूना खां, अब इसने क्या किया था, ये अपना जो इसका सिंहासन उस पर अपना अधिकार करना चाहता था दिल्ली के तख्त पर, तो इस कारण इसने ऐसा लकड़ी का महल गिरवाया जिसके अंदर ये अंदर आता है। इसमें एक हाथी से कहा जाता है एक खंभे के ऊपर था जिसमें टक्कर मारी, जिससे लकड़ी का महल गिर गया और उसमें दब करके ही इसकी मृत्यु होगी। इससे पहले एक कहानी ये भी है कि जो दिल्ली के उस समय दिल्ली के अंदर एक सूफी संत रहा करते थे निजामुद्दीन औलिया, जिससे जो अंतिम शासक था खुसरो शाह खिलजी वंश का, उसने उसे काफ़ी सोने की मुद्राएं दान में की थी, जो सोने का टंका था वो, तो इसने इससे वापस मांगा, तो इसने देने से जब इनकार कर दिया, तब जब ये बंगाल विजय से आ रहा था वापस तुगलक, तो उसने निजामुद्दीन औलिया से कहा कि भाई दिल्ली खाली कर दो। तब इसने कहा था कि हुजून अभी दिल्ली दूरस्त, तो उसने क्या कहा था, हुजून दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली अभी क्या है, दूर है। और उसकी बात ये सिद्ध हुई कि दिल्ली पहुंचने से पहले ही इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसने दिल्ली के अंदर जो नई दिल्ली बचाई थी तुगलकाबाद के नाम से। इसके बाद में जो शासक बना था मोहम्मद तुगलक के नाम से, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता, उसका नाम कई संज्ञाओं से जोड़ा गया। हालांकि ये बहुत ही योग्य शिक्षित व्यक्ति था, जो सल्तनत काल का सबसे ज़्यादा शिक्षित शासक था या सुल्तान था, लेकिन फिर भी ऐसे इसकी कई सारी संज्ञा इसको दे दी गई, जिसमें अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा, परोपकारी तुगलक। इसके अलावा एल्फिंस्टन ने इसमें कहा कि मोहम्मद तुगलक में कुछ पागलपन का अंश था। तो इस तरीके से काफ़ी सारी इसको संज्ञाएं दे दी गई थी। मोहम्मद तुगलक के समय तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों यानी मुक्तों के अंदर बटा हुआ था। बर्नी सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का वर्णन करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। कितनी योजनाएं हैं, 5 है, और इसके बारे में वर्णन कौन करता है, ये बर्नी करना। तो पहली योजना है दोआब में कर वर्दी की योजना है। तो देखो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, हालांकि आगे भी ये आ जाएगा इसमें। दूसरी है देवगिरी को राजधानी बनाना। तीसरी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। चौथा है खुरासान अभियान। पाँचवा है कराची अभियान। तो सुल्तान ने 1327 से 1335 ईस्वी तक देवगिरी को और अपनी राजधानी बनाकर रखा और उसका नाम दौलताबाद रखा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने इधर मंगोल आक्रमणों के डर से दिल्ली असुरक्षित हो गई थी और दक्षिण भारत से विशाल मात्रा में जो धन की प्राप्ति हो रही थी, इस कारण ये अपना सारा ध्यान दक्षिण की ओर लगाना चाहता था। इसने जो सांकेतिक मुद्रा उसका प्रचलन 1330 में, तो 1330 के अंदर इसने तांबे व कांसी के मिश्रित सांकेतिक सिक्के चलाए, लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं होने और सरकारी नियंत्रण टकसालों के ऊपर नहीं होने के कारण लोगों ने घर घर में क्या कर दिए, सोने के सिक्के अपने ये जो सांकेतिक मुद्रा वाले सिक्के बनाने प्रारंभ कर दिए, यानी लोगों ने जाली सिक्के बनाने प्रारंभ कर दिए। इस कारण सांकेतिक मुद्रा की योजना भी इसको क्या करनी पड़ी, बंद करनी पड़ी, यानी इसकी ये योजना असफल रही। इसका प्रयास बहुत अच्छा था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन की, क्योंकि उस समय चांदी की कमी हो गई थी। इसके अलावा व्यापार आदि के विकास के लिए भी बहुत ही जरूरी थी, जैसे वर्तमान समय के अंदर भी सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता, जो लगभग इससे पहले अपने 2 योजनाओं की और बात कर लेते हैं जिनके बारे में हमने ऊपर देखा, लेकिन अब यहाँ वर्णन नहीं आया। तो उसके अंदर पहली योजना हम देख लेते हैं दोआब में कर वर्दी। तो देखो सुल्तान ने क्या किया था, जो दोआब क्षेत्र 2 नदियों के बीच का क्षेत्र यानी गंगा यमुना के, वहाँ के लगान में इसने यानी कर व्यवस्था में 50% की वृद्धि की गई। लेकिन वृद्धि जब इसने की थी वो गलत समय पर की थी। उस समय वह अकाल और सूखा पड़ा हुआ था और लगान अधिकारियों ने कठोरता से लगान वसूला, जिससे किसानों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। इस कारण सुल्तान को वापस क्या करना है, अपनी ये योजना वापस लेनी पड़ी और कृषकों की सहायता के लिए सौंदर्य यानी सौंदर्य क्या होता है, तकाबी ऋण आदि प्रदान करने पड़े। किसानों को बीज बेल सिंचाई के लिए कुएं नहरें आदि भी खुदवानी पड़ी। तो इस तरीके से इसकी क्या हो गई, ये योजना असफल हो गई थी। देवगिरी से हम देश के राजधानी सांकेतिक मुद्रा भी हो गया। अब देखेंगे खुरासान अभियान। ये मध्य एशिया की घटना से संबंधित था, जहाँ तुगलक अपने मंगोल आक्रमणकारी तमासरीन और इन तीनों ने मिलकर के इराक के शासक के साथ में क्या बनाया था, एक संगठन बनाया था, जिसके अनुसार ये मध्य एशिया को जीतना चाहता था। इसके लिए इसने 1337 ईस्वी के अंदर
3,70,000 सैनिकों की एक बड़ी सेना एकत्रित की और उसे 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया, लेकिन ये योजना सफल नहीं हुई क्योंकि पहले से ही वो मंगोल और वहाँ के शासकों के बीच में आपसी मनमुटाव होने के कारण योजना असफल हुई और उस सेना को इसे क्या करना पड़ा, भंग करना पड़ा। फिर करासी अभियान, इसमें हालांकि आंशिक सफलता मिली, लेकिन ये योजना पूर्ण रूपेण ये 1337-38 के अंदर, बार 1900 आ रहा, 1337-38 के अंतर्गत इसने इस अभियान पर इसने अपनी विशाल सेना भेजी जिसने यहाँ पर अधिकार कर दिया। लेकिन बाद में इस सेना ने जो सुल्तान की बिना अनुमति के तिब्बत वाले क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। इस सेना का यानी इस अभियान का नेतृत्व खुसरो मलिक कर रहा था। तो वहाँ की जो भयंकर बर्फबारी और जो बर्फीले तूफान और बारिश के कारण इसकी सेना अधिकतर नष्ट हो गई थी। इस कारण इसका ये अभियान भी असफल कहा जाता है। तो इस तरीके से इसके ये पांचों योजना या पांचों अभियान क्या हुए, असफल रहे। सुल्तान ने 1327 से 35, ये तो हो गया। अभी हमने यहाँ से देखेंगे मोरक्को वाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया और सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, यानी इसके दरबार के अंदर यात्री के रूप में आया। इसकी योग्यता से प्रभावित होकर सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी बनाया और 1342 में राजदूत बनाकर चीन भेजा। इसने एक रहला नामक एक ग्रंथ लिखा जिसके अंदर यहाँ की व्यवस्था का ये वर्णन करता है। और 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इसी के साथ कहा जाता है कि सुल्तान को जनता से और जनता को अपने सुल्तान से मुक्ति प्राप्त हुई, यानी इसकी जो सन की और विस्मयकारी योजनाओं के कारण ऐसा कहा गया। तो थट्टा सिंध पर आक्रमण के समय मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई, तो वहीं पर इसका उत्तराधिकारी कोई ना थी, तो वहाँ पर 1351 में फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान बनाया गया। ये मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था, सचेरा भाई था। तो इसके समय क्या हुआ घटनाएं, बंगाल के जो हाजी था इलियास के स्वतंत्र हो जाने पर उसके विरुद्ध फिरोज शाह ने 2 बार सैन्य अभियान किया, लेकिन असफल रहा, यानी सफल नहीं हुआ था। ये शासक वापस अपनी धर्मांधता के, जैसे आगे और जैसे सिकंदर लोधी वगैरह आएंगे अपनी धर्मांधता के लिए, वैसे अलाउद्दीन था, वैसे आगे और भी शासक होंगे, वैसे ये अपनी धर्मांधता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। इसके ऊपर उलेमा वर्ग का बहुत ही ज़्यादा ही प्रभाव था। तो इसने अपना जो अभियान किया उस अभियानों के अंदर ये क्या सफल नहीं हुआ था और बंगाल के अंदर जो विद्रोह वापस वहाँ से इसको असफल होकर के इसे लौटना पड़ा। इसके अलावा इसने महत्वपूर्ण कार्य ये किया था जो इतिहास में शायद ही कोई करे। फिरोज शाह ने सरकारी और सेना की नौकरी को वंशानुगत बना दिया और योग्यता की जांच की प्रणाली को इसने क्या कर दिया था, त्याग दिया था। मतलब इसका क्या है, इसने कहा था कि जैसे अभी कहते हैं ना एवजी की बात हम देखते, वैसे यानी कोई सैनिक अगर वृद्ध हो गया तो वो भी उतना ही वेतन पाएगा, वो उसकी जगह अपने पुत्र नौकर आदि को सेवा के लिए भेज सकता है, किसी को भी अपने एवज में वहाँ रख सकता है। और अगर वो सैनिक मर गया तो उसके बाद में वो सैनिक अपनी जगह अपने पुत्र आदि नौकर आदि किसी या दास गुलाम किसी को भी उसकी जगह अपना नियुक्त कर सकता था। कोई योग्यता की जांच नहीं होती थी और भ्रष्टाचार को खुद फिरोज शाह ने बढ़ावा दिया था। जब एक सैनिक को जब अपना घोड़ा यानी सेना के अंदर घोड़ा पास नहीं किया जा रहा था तो इसने खुद पैसे देकर के यानी रिश्वत देने के लिए कहा और रिश्वत का नकद वेतन अपने हिस्से से दिया उसने सैनिक और कहा अपना घोड़ा पास कर ले। तो इस तरीके से ये शासक अपने जो भ्रष्टाचार आदि को बढ़ावा देने और विशेषकर हिंदुओं के साथ अत्याचार के लिए प्रसिद्ध है। उसने अपने पुत्र फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर उसका नाम अपने सिक्कों पर भी अंकित करवाया था, लेकिन बाद में इसको इसके अमीरों ने शासक नहीं बनाया। फिरोज ने भवन निर्माण कला को अत्यधिक महत्व प्रदान दिया, यानी निर्माण कार्य और नहर निर्माण कार्य इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस क्षेत्र में इसका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। तो इसके लिए इसने क्या किया था, हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर आदि नगरों की इसने क्या की थी स्थापना, यानी जो फिरोजाबाद है, कोटला फिरोजाबाद, फतेहाबाद है, इन सब की क्या की थी इसने स्थापना की थी। इसके अलावा टोपरा और मेरठ से अशोक के स्तंभ ये दिल्ली लाए, किंतु विद्वान उसे नहीं पढ़ सके। इसके लिए इसने क्या किया, यमुना नदी के तट तक लाकर वहाँ से फिर नावों के माध्यम से इनको ला करके यहाँ पर इसने स्थापित किया। तो इस तरीके से इसकी रुचि जो पुरातत्व में स्पष्ट होता कि पुरातत्व की चीज़ों में इसकी विशेष रुचि थी, उनको संरक्षण देने का कार्य इसने किया था।
फिरोज़ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी हांसी और सिरसा के क्षेत्र में पानी की कमी को पूरी करने के लिए नहरों की खुदाई करना। ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कह सकते हैं, जिसने इसने विभिन्न नहरों का निर्माण करवाया था। इसने प्रमुख रूप से 5 नहरों का निर्माण करवाया था, जिसमें से एक नहर थी सतलज नदी से दीपालपुर तथा दूसरी यमुना नदी से सिरपुर के पास में खुदाई गई थी। यानी ये अलग, यमुना नदी से जो हिसार तक की नहर थी जो सबसे बड़ी थी, दूसरी हिसार से जो थी ये आगे के लिए, और एक जो सतलज नदी से घग्गर तक थी, फिर मांडवी से सिरोर और घग्गर से फिरोजाबाद और यमुना से फिरोजाबाद। इस तरीके से इसने 5 नहरों का क्या करवाया था। और उपज में वृद्धि और अकाल से निपटने हेतु इसने ठोस नीति बनाई थी। इसके लिए इसने क्या किया था, जनता के अंदर जो राशन या खाद्यान्न व्यवस्था की, खाद्यान्न वितरण की भी महत्वपूर्ण व्यवस्था इसके समय में की गई थी। तो इस तरीके से सुदृढ़ इसने व्यवस्था करके जनता का जो विश्वास है वो जागृत किया था। लेकिन फिरोज़ तुगलक कट्टर इस्लामी अमीरों के हाथों में रहा, और उसने न केवल ब्राह्मणों पर जजिया यानी जजिया कर वापस लगा दिया, जो माफ़ कर दिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय, वो वापस इसने लगा दिया, बल्कि मुस्लिम विचारधारा शिया समर्थक व्यक्तियों को भी मृत्यु दंड दिया था। यानी एक कट्टर सुन्नी था, और हिंदुओं के साथ साथ में अन्य धर्मावलंबी जिसमें मुस्लिमों के अंदर जो शिया थे उनको भी इसने मृत्यु दंड दिया था, उनके स्थलों को इसने नष्ट करवा दिया था। इसके अलावा गैर इस्लामी सजाएं इसने समाप्त कर दी, यानी जो इस्लामी यानी जो शरीयत के अनुसार जो सजाएं थी वो इसने बनी रहने दी, और गैर शरीयत के अनुसार इसने 24 कर हटा दिए। केवल शरीयत के अनुसार इसने क्या किया, शरीयत के अनुसार जो प्राप्त 4 मुख्य कर वही रखे, जिसमें ज़कात है, खराज है, खम्स है और जजिया। अब देखो ये होते क्या थे, जो खराज था ये भूमि कर था, और ये ज़कात क्या होता, ये केवल मुसलमानों से ही लिया जाता था, और खम्स जो युद्ध के अंदर जो लूट का भाग होता था, जो युद्ध में लूट का जो माल प्राप्त होता था वो खुम्स, जो जिसमें से 1/5 भाग राज्य का होता था और 4/5 भाग सैनिकों का होता था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने 4/5 भाग संवय रखा और 5 भाग जनता के अपने सैनिकों के अंदर वितरित करवाया था। और जजिया जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, यानी उस समय हिंदू थे तो हिंदुओं से ये वसूल किया जाता था। और इसने जजिया कर जो ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था, जहाँ इससे पहले ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा गया था। इसके अलावा इसने जो हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार किए, मंदिरों को नष्ट किया, महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार करवाया। यानी इसके शासनकाल के अंदर जो उलेमा वर्ग था उसका बहुत ही बोलबाला था। इसने सबसे ज़्यादा इसको शौक दासों का था, तो दासों की संख्या में असाधारण वृद्धि, लगभग 1,80,000। और इसके लिए इसने एक अलग से विभाग स्थापित किया था, दीवाने बंदगान नाम से। दासों के लिए नया विभाग भी खोला, और इसमें से दासों में से सिर्फ 40,000 तो सुल्तान की सेवा के लिए, बाद में ये चल कर के यही दास इस जो सल्तनत की जो विनाश के लिए, इसके जो का साम्राज्य के विनाश के लिए भी जिम्मेदार रहे। फिरोज़ ने दिल्ली में खरबूजों और अंगूरों की खेती को प्रोत्साहित किया और अनेक बाग लगाए। कहा जाता है कि इसने 1200 बाग लगाए, जिससे राज्य को अच्छी आमदनी हुई। क्योंकि देखो जितने इसने 24 जो कर थे उसको माफ़ कर दिया, और जो शरीयत के अनुसार 4 कर जब इसने वसूल किए, तो राज्य की आय को बढ़ाने के लिए इसने क्या किया, बागों का निर्माण करवाया और कारखाने स्थापित करवाए, और जो आय का लेखा जोखा तैयार किया, विभिन्न हिसाब किताब, इस तरीके से इसने राज्य की आय को वापस बढ़ाने का कार्य किया था। नहरों का निर्माण करवाया, उस पर अतिरिक्त कर लगाया, तो इस तरीके से इसने अपनी आय को बढ़ाने का कार्य किया। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु हो गई, और तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नासिरुद्दीन महमूद। यानी इस तरीके से धीरे धीरे ये तुगलक वंश भी क्या हो गया, डिक्लाइन की ओर चला गया था। और जो नया नेक्स्ट वंश आएगा वो वंश था सैयद वंश। और इसी समय में 1398 में तुर्क आक्रांता तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण करके क्या की थी, लूटपाट की। अब देखो थोड़ा सा मैंने आपको बताया जो भी अत्याचारी शासक हुआ उसकी मृत्यु भी बहुत ही कठिन हुई। तो वैसे हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात कर लेते हैं। इसने सारा कुछ सुधार किया, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों के लिए था, और वो सुन्नी मुसलमानों के लिए, बाकी के लिए अत्याचार। तो इसका जो अंतिम दिन बहुत ही कष्ट से, इसने अपना जो बड़े पुत्र था उस फिरोज जो फतेह खां को उत्तराधिकारी नियुक्त किया तो वो मर गया। फिर दूसरा पुत्र जफ़र खां, उसको उत्तराधिकारी नियुक्त किया तो वह भी मर गया। बाद में जो तीसरा पुत्र था मुहम्मद खां, उसको उत्तराधिकारी नियुक्त न करके फतेह खां का पुत्र था तुगलक शाह, उसको मनोनीत किया था। तो इससे क्या हो गया, मुहम्मद खां
ने वास्तविक शासक बनके फिरोज शाह तुगलक को नाम मात्र का शासक बना दिया, यानी उसको क्या कर दिया, कैद कर दिया था। तो इन सारी स्थितियों में दुख हुआ और फिर तुगलक शाह ने क्या किया, मोहम्मद खां को हटाकर वो खुद युवराज बन गया। और ऐसे इस दुख भरी परिस्थितियों के कारण निराशा और हताशा के अंदर बड़े कष्टमय तरीके से इसकी जो 1388 में इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। और इसकी मृत्यु के बाद कुछ शासक बनेंगे। ये नासिरुद्दीन महमूद तो अंतिम शासक था। इसके अलावा जो तुगलक शाह द्वितीय शासक बना, फिर अबू बकर शासक बना, हालांकि एक एक साल के लिए या कुछ महीनों के लिए रहे, फिर मोहम्मद शाह बना, फिर हुमायूं बना, और अंतिम रूप से ये नासिरुद्दीन महमूद था, जिसके समय 1398 में तैमूरलंग ने, जो तुर्क था, और यहीं से मंगोल साम्राज्य की बाद में स्थापना होगी। जो मंगोल साम्राज्य हालांकि बाबर स्थापित करेगा, लेकिन बाबर इसी के वंश क्या होगा। तो ये बहुत ही खतरनाक और आक्रांत इसका समय का आक्रमण होता है, और इस आक्रमण से दिल्ली की शासन व्यवस्था अत्यंत ही कमज़ोर हो जाती है और इस वंश के पतन को निश्चित कर देती है। तो नेक्स्ट जो वंश बनेगा इसके बाद वो वंश है सैयद वंश। तो तैमूर ने दिल्ली को जीतकर खिज़र खां को अपना क्या किया था, उत्तराधिकारी। ये खिज़र खां ही कौन है, ये आगे जाकर के यहाँ का शासक बनेगा। प्रतिनिधि नियुक्त किया तो खिज़र खां ने सैयद वंश की क्या की थी, स्थापना। ये 1414 से 1421 ईस्वी तक शासक रहा था। शासन करने के बाद भी खिज़र खां ने न तो कभी शाह की उपाधि धारण की और न ही अपने नाम के सिक्के बनाए, यानी इसने सिर्फ सिपह सालाहर कहलाया और रेहत आला की उपाधि धारण की, और इससे आगे ये नहीं बढ़ा। साथ में ये भी अपने आप को बाकी से सर्वश्रेष्ठ ने एक समान मानता था। इसके बाद मुबारक शाह शासक बना, जो 1421 से 1434 ईस्वी तक शासक रहा, और इसने जो मुबारक शाह, इसने सर्वशाह की उपाधि धारण की, जिसकी जानकारी हमें जो यहा बिन अहमद सरबंदी है उसकी जो पुस्तक है तारीख मुबारक शाही से मिलती, जो इसी के ऊपर लिखी गई। इसके बाद और शासकों की जब जैसे हम बात करेंगे तो इसके बाद मोहम्मद शाह शासक बना, फिर बना अलाउद्दीन आलम शाह, और इस अलाउद्दीन आलम शाह के बाद में जो नेक्स्ट वंश आएगा वो था लोधी वंश। इस वंश की स्थापना कौन करेगा, बहलोल लोधी, यानी सैयद वंश का जो अंतिम शासक था, जब अभी मैंने आपके सामने बताया अलाउद्दीन आलम शाह, इसका पूरा आलम शाह का ये स्वेच्छापूर्व दिल्ली का शासन त्याग दिया जब इसे लगा कि स्थिति अपने नियंत्रण में नहीं है। और इसका जो वजीर था उसका शासन बहुत ही ज़्यादा ही था, और इसके बढ़ते प्रभुत्व से इसने सव्य को क्या बनाया, अयोग्य बनाया। और इसका खुद का जो समर्थक वजीर था हमीर खां, वो भी इसे झगड़कर बदायूं चला गया और वहीं रहने लग गया। तो इसने पीछे अपनी स्थिति कमज़ोर मानी थी, और कमज़ोर स्थिति के अंदर, ऐसी स्थिति के अंदर जो बहलोल है उसने क्या किया था, हमीद खां को मरवा दिया और शासन सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। और बहलोल ने ही अलाउद्दीन आलम शाह को दिल्ली आने का क्या दिया था, निमंत्रण दिया था। यानी अपने वजीर के डर से ये झगड़ करके आलम खां कहाँ चला गया था, ये बदायूं चला गया था, और वापस अपने जो वजीर हमीर खां के डर से नहीं आ रहा था। तो बहलोल ने क्या किया, इस हमीर खां को हराकर वहाँ किया और इसको दिल्ली बुला दिया आलम शाह को। और जब ये आलम शाह दिल्ली पहुँचा तो वहाँ अपनी दुर्बल स्थिति को देख कर के पहले तो इसने मना किया कि मैं बदायूं में रहूँगा, लेकिन बाद में वहाँ ये आया तो इसमें अपनी स्थिति के अनुसार चलता रहा, और बाद में इसने स्वेच्छापूर्व दिल्ली का सिंहासन त्याग दिया। और इसी तरीके से बहलोल लोधी 1451 ईस्वी में क्या बन गया, शासक। और ये कहाँ रह गया, ये वापस बदायूं के अंदर ही रह गया, यानी दिल्ली लौटा ही नहीं। तो इन्होंने क्या कर दिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और दिल्ली पर तुर्कों के बाद पहली बार अफगान राज्य की स्थापना हुई। यहाँ ध्यान रखना, पहला अफगान राज्य की स्थापना इस समय होती है, और वो वंश था लोधी वंश। और दूसरी बार अफगान राज्य की स्थापना करेगा शेरशाह सूरी। उसने जौनपुर के जो महमूद शाह सर्की को दिल्ली पर आक्रमण करने का प्रयास असफल कर दिया, और 38 वर्ष शासन करने के बाद 1479 ईस्वी में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई, बहलोल लोधी की। और बहलोल लोधी ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था। इसने जो काम किया था वो क्या किया था, जो अफ़गानों को भारत के अंदर बुलाया ताकि क्या हो, वो अपनी सत्ता को सुदृढ़ कर सके। इसके लिए इसने अफ़गानों से अपील की कि तुम आओ, तुम अपनी गरीबी से मुक्त हो जाओगे और मैं भारत में अपना साम्राज्य बना लूँगा। उसने जो इन अफ़गानों को भारत में मिलने वाले धन से परिचित करवाया और कहा कि तुम आओ, तुम गरीबी से मुक्त हो जाओगे और मैं अपना साम्राज्य
बढ़ा लूँगा। अब्बास का सरवानी भी वर्णन करता है कि अफगान टिड्डियों के झुंड की तरफ भारत की ओर चल पड़े थे। तो इसकी मृत्यु के बाद में इसका दूसरा पुत्र था निजाम शाह सिकंदर शाह, जिसे हम सिकंदर लोदी के नाम से जानते हैं, उपाधि धारण करके सुल्तान बना। इसने तिरहुत, बिहार और बंगाल के अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसका न्याय प्रबंधन और राजस्व सुधार बहुत ही प्रसिद्ध था, यानी न्याय के कार्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। साथ में धर्म असहिष्णु शासक भी था। इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर और धौलपुर के शासकों को अधीन रखने के अभिप्राय से इसने 1506 में आगरा नगर का निर्माण किया और उसे अपनी क्या बनाया, राजधानी इसने बनाया था। और इसका उपनाम क्या था, गुलरू खां, और इसी नाम से ये कविता भी लिखता था। अब देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था इस वंश का। और इसी के समय में जो प्रसिद्ध संत माने जाते हैं, जिन्होंने उस समय अपने खुद को संवें को ही ईश्वर बताया था, उनका इसी के समय में वो यहाँ काशी नगर के अंदर रहा करते थे। और उन्हीं के आशीर्वाद से सिकंदर लोदी का जो जलन का रोग ठीक हो गया था। और सिकंदर लोदी का उस समय धार्मिक गुरुत्व शक्त की, और उसी के नियंत्रण के कारण ये सिकंदर लोदी क्या था, असहिष्णु शासक बन गया था। और उसी के कारण उसी समय कबीरदास ने वह भंडारे का भी क्या किया था, आयोजन किया था। तो ये सारी बातें घटनाक्रम इसी के समय हुई। इसने हिंदुओं के साथ में बहुत अत्याचार किए, जैसे जो नगरकोट का ज्वालामुखी मंदिर था उसको तोड़वा दिया, उसकी जो मंदिर की जो मूर्ति थी उसकी तोड़ करके कसाईयों को मांस तोलने को दे दी। इसके अलावा इसने स्त्रियों आदि के जो स्त्रियों को संतों और पीरों की मज़ार पर जाने से भी रोका। ताजिया, मुहर्रम निकालना भी इसने बंद करवा दिया था। तो इसी कारण बहुत ही तड़प से बाद में इसकी नवंबर 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी, जो इस वंश का अंतिम शासक था, वो गद्दी पर बैठा। 1517 से 1518 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में जो खातोली का युद्ध हुआ, जिसमें लोदियों की क्या हुई थी, हार हुई थी। 1526 ईस्वी के अंदर पानीपत के मैदान में सिकंदर और बाबर से युद्ध में, यानी इस दरमियान दो युद्ध हुए थे राणा सांगा और इनके। एक तो बयाना का युद्ध, तो सॉरी, इसमें जो बयाना का नहीं था, इसमें दो युद्ध हुए थे। पहला खातोली का और दूसरा बाड़ी धौलपुर का युद्ध हुआ था। इन दोनों में ये पराजित हुआ। और इसके बाद में जो 1526 ईस्वी है, उसमें पानीपत के मैदान में सिकंदर ने बाबर से युद्ध में हार गया। बाबर से ही मुग़ल सत्ता की क्या होती है, स्थापना होती है। और इसी के बाद में जो ये शासन सत्ता होती है, ये शासन सत्ता जो इनके हाथ में ये से निकल करके, अफ़गानों के हाथ से निकल करके किसके, तुर्कों के हाथ में चली जाती है। और यहीं से मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होती है। इतिहास में ये युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। और ये युद्ध युगांतरी घटना के रूप में सिद्ध हुआ और भारत में मुग़ल वंश की स्थापना। पानीपत के जो 3 युद्ध हैं उसमें से ये पहला युद्ध था। तो इस तरीके से इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, और इसकी जो मृत्यु के साथ ही सत्ता किसके हाथ में आ गई, मुग़लों के हाथ में आ गई थी। और इसके साथ ही आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो दिल्ली का ये इब्राहिम लोदी दिल्ली का पहला सुल्तान था जो रणभूमि के अंदर अपनी वीर गति प्राप्त की थी, यानी युद्ध के मैदान के अंदर ये मारा गया था। अब देखेंगे सल्तनत काल की जो शासन व्यवस्था है उसके अंदर देखेंगे। तो इस सल्तनत काल के अंदर क्या होता था, सुल्तान, सबसे ऊपर सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई। और मोहम्मद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। और इसके बाद ये सुल्तानों के अंदर ये उपाधि आगे आकर के चल पड़ी और सभी लोग इस उपाधि को धारण करने लगे थे। राज्य की संपूर्ण शक्ति सुल्तान के हाथों में थी, यानी वो निरंकुश था, पूर्णतः सुल्तान प्रधान यानी सर्वोच्च न्यायाधीश था। राजनीति में भी सर्वोच्च था। महजब यानी धार्मिक, दोनों ही क्षेत्रों का वो क्या होता था, अधिपति यानी मुख्य होता था। सुल्तान की अपेक्षा की जाती थी कि वो उलेमा वर्ग की राय माने, यानी जरूरी नहीं था कि वो राय माने, लेकिन ऐसी अपेक्षा की जाती थी कि वो उनकी राय को स्वीकार करें। दूसरे नंबर पर इसमें आता था अमीर वर्ग। सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का प्रभाव अधिक था। तो बीच का समय हमने देखा, वहाँ जैसे ही अमीर वर्ग ताकतवर हुआ तो उसने क्या किया, शासन सत्ता के अंदर जो विभेद उत्पन्न किए, यानी उसको कमज़ोर बनाने का कार्य किया था। अमीरों में 2 वर्ग थे, एक तो तुर्क और दूसरा गैर तुर्क। तुर्क यानी जो वहाँ से विदेशी बाहर से आए थे, दूसरे स्थानीय थे।
जैसे खिलजी थे या फिर अफ़गान आदि से आए हुए शासक थे, उन वर्गों से संबंधित थे। इल्तुतमिश के काल में 40 अमीरों का समूह चहलगानी कहलाता था और शासन की योग्यता और अयोग्यता के अनुसार ही अमीरों का दरबार में कम ज़्यादा प्रभाव होता रहता था। और इसी प्रभाव को कम करने और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए इल्तुतमिश ने विश्वसनीय 40 अमीरों का समूह बनाए। 40 इसके जो दास थे उनका समूह बनाए। केंद्रीय शासन व्यवस्था मजलिस एक खलवत, ये क्या होती थी, जो वर्तमान मंत्री परिषद है उसी तरीके की होती थी। वजीर, इसके अलावा महत्वपूर्ण जो थे वजीर है, आरिज मुमालिक है, दीवान इंसा है, दीवान रिसालत आदि, ये 4 इस केंद्रीय जो शासन व्यवस्था थी यानी मजलिस से खलवत, इसके क्या थे, आधार स्तंभ थे। वजीर का जो कार्यालय दीवान विजारत कहलाता था यानी वित्त विभाग। वजीर को उस समय हम वित्त मंत्री भी कह सकते हैं। मुस्तौफी ये जो महालेखा परीक्षक होता था और खजीन क्या था, ये खंगासी। जबकि मजम आधार ये हिसाब का संग्रह करता, इस विभाग के एक कर्मचारी हुआ करते थे। अब नेक्स्ट देखेंगे जिसमें नए विभागों की जैसे स्थापना। जलालुद्दीन खिलजी ने एक विभाग की स्थापना की थी, दीवान वक़ुफ़। इसका कार्य क्या था, इसका कार्य था राजकीय व्यय का यह ब्यौरा रखता था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने एक और विभाग की स्थापना की थी, दीवान मुक्त राज विभाग। इस विभाग का कार्य था ये भू राजस्व सुधार को क्या करना था, क्रियान्वित करना था। भू राजस्व की वसूली करना इसका कार्य था। ये सभी विभाग वित्त विभाग के अंतर्गत ही आते थे। जबकि मोहम्मद तुगलक ने भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु दीवान अमीर कोई की क्या की थी, स्थापना। ये दीवान अमीर कोई क्या था, जो दुआब क्षेत्र में जो कृषि सुधार किए गए थे उनको क्रियान्वित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी और इसका प्रधान अमीर को ही हुआ करता था। जबकि दीवान इंसा पर राजकीय पत्र व्यवहार का दायित्व था, यानी पत्र व्यवहार से संबंधित ये कार्य किया करता था। जो पत्रों का विभिन्न था, इस विभाग के प्रमुख, इसके द्वारा जो शाही पत्र व्यवहार होता था उसका उत्तरदायित्व होता था। और ये विभाग एक जो सचिवालय वर्तमान में होता उसी तरीके का कार्य करता था। जबकि दीवान रियासत का कार्य जो विदेश विभाग है उसकी तरह ये कार्य किया करता था। और इसके अलावा जो इसका कार्य जो बाजार नियंत्रण है उसको भी कड़ाई से लागू करना होता था। सद्र उस सुदूर, ये क्या था, धर्म विभाग था, जिसका मुख्य कार्य था धर्म से संबंधित जो कार्य, जिसमें इसके अलग से कोष होता था और ज़कात से जो मुसलमानों से लिया जाता था उससे जो धन एकत्रित होता था उस धन का प्रबंधन करना इसके अंतर्गत हुआ करता था। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ और विभाग है जो विभिन्न कार्यों से संबंधित थे। जैसे काजी उल कुजात, ये न्याय विभाग से संबंधित था, न्याय से संबंधित ये कार्य किया करता था। इसके अलावा बरीद मुबालिक, ये सूचना से संबंधित विभाग होता था, सूचना प्राप्त करने का कार्य ये किया करता था। इसके अलावा दरबार और राजमहल के लिए भी 6 अधिकारी, जिनमें वकील दरबार बक, अमीर हाजिम, अमीर शिकार, अमीर मजलिस, सर ए जहांदार, इस तरीके से ये अलग अलग अधिकारी भी हुआ करते थे जो विभिन्न पदों से संबंधित कार्य करते थे। और सल्तनत काल में सैन्य धर्म सापेक्ष राजतंत्र कहा जाता, यानी यहाँ का जो सैन्य धर्म है वो सापेक्ष राजतंत्र के समान कहा जाता है। युद्ध के समय लूट के सामान को क्या कहा जाता था, खुम्स, जो हमने पहले पढ़ा था वही है खुम्स। प्रांतीय जो शासन है वो केंद्रीय शासन के प्रतिरूप का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं फोटोकॉपी, तो वैसे उसके जैसा ही था प्रांतीय व्यवस्था। जैसी व्यवस्था केंद्रीय स्तर पर थी वैसे ही प्रांत के अंदर थी, वहाँ भी इसी प्रकार के न्यायालय थे और उनका प्रमुख व्यक्ति। जैसे प्रांतपतियों को वली या नाजिम कहा जाता, जो इसका मुख्य होता था। प्रांतपति की नियुक्ति सुल्तान करता था। और सिख जिले का राजस्व अधिकारी, यानी जो राजस्व वसूल करने का कार्य सिख करता था, जिसे सिखदार भी कहते थे, ये वहाँ का मुख्य प्रशासक हुआ करता था। इसके अलावा जो प्रांतीय प्रशासक होता था उनकी खुद की जो न्यायिक व्यवस्था होती थी, जिसमें वली का न्यायालय होता था, काजी सूबा का न्यायालय होता था, दीवान सूबा, सदर सूबा। तो जिस तरीके से केंद्र के अंदर का कर्मचारी होते थे वैसे ही यहाँ प्रांतों के अंदर भी अधिकारी हुआ करते। अनंत 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली के सल्तनत काल की साम्राज्य सीमा तत्कालीन सुल्तानों की सैनिक शक्ति के अनुसार घटती, यानी सैनिक जैसे योग्य होते थे तो उसकी सीमा बढ़ जाती थी, अयोग्य होने के समय इसकी सीमा घट जाती थी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।